फायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कितनी भी फायरिंग करा दो, लेकिन फायरिंग करने के बाद यार जो 2-2.5 घंटे हमारे को वेपन साफ करना पड़ता है, उससे बड़ी दिक्कत है। इंडिया एक बहुत पावरफुल देश है सर। दुनिया की कोई भी सेना अपनी 50% चीज़ें तो बताती नहीं है, वो तो आपको वॉर में पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग इनोसेंट को ना देखें ना सर, तो आर्मी महज 48 घंटे के अंदर पूरा खत्म कर सकती है सर। तो कुछ गेम पर्दे के पीछे होते हैं जो दुनिया को कभी नहीं दिखाई देते। तो इंडियन आर्मी की चाय का जो खर्चा होगा, सिर्फ सुबह की चाय का बता रहा हूँ, जो देश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन बोलते हैं सर, उनका बैंक बैलेंस भी नहीं होगा सर उतना। कौन सा स्पाई था यार जिसने पाकिस्तान में जिप्सी के पीछे आदमी को लेकर दौड़ा रहा है करके, या तो तुम इसको रियल मत डालो ना यार, तुम तो रियल से विश्वास उठा दे रहे हो फिर लोगों का। बोला अगर तू इतना ही पावरफुल समझ रहा है अपने आप को, तो एक काम कर दे, बोला MiG-21 को इसराइल की धरती में ला दे। तो ये लोग वेट कर रहे थे मोसाद के एजेंट, और जब सुबह दरवाजा खुला तो पूरा ईरान आर्मी थी दुनिया में कि CIA, मोसाद, ISI, RNW, FSB, MSS। कभी आपने ब्रिटेन की एजेंसी का नाम सुना सर? और इस देश के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो रहते हैं हमारे देश के अंदर है, लेकिन फंड पूरा कहाँ से उठाते हैं? वेस्टर्न से। सीक्रेट सर्विस बोलती है, हमारी एजेंसी बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ब्रेव तो हम बना देंगे आपको सर, बस हमारे को एक सच्चा इंसान चाहिए जो अपने देश से प्यार करे। आप रविंदर कौशिक सर से बड़ा उदाहरण कोई देख ही नहीं सकते सर। तो इंडिया कभी अपने एनिमी को नहीं भूलता सर, हिंदुस्तान कभी नहीं भूलता। राजीव गांधी के अंदर हमारी सीक्रेट सर्विस ने पहले बोल दिया था कि आप इसको अवॉइड करो, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी वायलेशन था राजीव गांधी जी की तरफ से सर। हमारी अभी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया तो हम तुमसे एक वादा करते हैं कि तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। वॉर ही नहीं हुआ था ना सर, क्योंकि थल सेना तो हिली ही नहीं है, तो क्यों आसिम मुनी को फील्ड मार्शल बना दिया गया? उसके पीछे एक रीज़न है सर। लेकिन आजकल आपके साथ एक और नाम जोड़ा जा रहा है, जिसे हमारी रिसर्च टीम ने ढूंढा है। मैडम प्लीज़ आप आइए हमारे सामने। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? लक्ष्मण सिंह बिस्ट, लकी बिस्ट या एजेंट लीमा? सर लक्की बिस्ट के नाम से बोलिए सर, क्योंकि सब लोग इसी नाम से जान रहे हैं आप, तो बेटर है इसी नाम से बात करें। आधार कार्ड पे कौन सा नाम है? सर आधार कार्ड पर तो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है इस टाइम, तो आपको आधार कार्ड पर उस सेकंड वाला नाम मिलेगा सर, लक्ष्मण सिंह के नाम से। अच्छा सर, जो आपका नाम को लेकर जितनी मिस्ट्री है, आपकी कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। और जो चीज़ें आती है सामने रह कर, हर बार हमें कुछ नया देखने को मिलता है आपके साथ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ नया जाने आपके थ्रू। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 16 साल का वो लड़का था 700 रुपये के लिए, क्या ये जर्नी थी, क्या माइंडसेट था कि चलो नॉर्थ चलते हैं, और वो पूरा किस तरह से डिसीजन लिया आपने? वो देखो सर, मैं आपको दुनिया में 2 तरह की, क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोग 2 सिद्धांतों में काम करते हैं सर। है। एक सिद्धांत है जो गांधी जी बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं यार अब तुम जीवन में कुछ भी अच्छा करो, अपने जीवन में अच्छा करते रहो, तो तुम निश्चित उस जगह पहुंचोगे जो अच्छी होगी। एक सिद्धांत दुनिया में ये है। दूसरा क्या है कि एक इंसान कहता है कि यार मेरा गोल तो ये है कि मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। दोनों डिफरेंट हैं। एक आदमी कहता है कि मेरा गोल है, मैं दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे अपने गोल तक पहुंचना है सर, उसके लिए मैं कुछ भी करूं। एक आदमी ने अपना गोल चुन लिया, लेकिन वहीं हमारे गांधी जी बोलते हैं कि नहीं यार, आप जहां भी पहुंचोगे वो जो एंड होगा वो आपका अच्छा ही होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार कि मैंने भाई 16 साल 3 महीने में ये सोच लिया था कि मैं एक एजेंट बनूंगा, मैं स्पेशल फोर्स में जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये कहने वाली बातें हैं। लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था यार कुछ पढ़ाई करेंगे, अच्छे से डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे ये नहीं पता, लेकिन आदमी की हर एक की सोच होती है। आज एक बच्चे को भी उठाकर देख लो, आज का हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो न्यू जनरेशन है वो बोल दे यार कि मुझे तो आज एक ब्लॉगर बनना है, ये बनना है। उस टाइम में कुछ भी नहीं था। तो एक नॉर्मल सा क्या है सर, एक जाने के लिए क्या कहते हैं, आर्मी का कहो या आप SF का कहो, एक भर्ती निकली, बंदा चला गया सर। और ये भी नहीं था कि मुझे करना ही है ये। अच्छा, सिर्फ ये है कि यार कुछ पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से हम लोग थोड़ा सेव कर लेंगे, उस पैसे को काम आएगा। फिर आदमी धीरे धीरे कैसे होता गया कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे भी ये बोलो कि कल मुझे क्या करना है सर, ऐसा कहने वाली बातें, कल क्या होगा इस दुनिया में किसी को नहीं पता। हम सिर्फ सोच सकते हैं हमें ये करना है करके, वो होना ना होना कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपनी एक मेहनत कर सकते हैं। तो ये जर्नी भी ऐसी रही सर कि मैं अगर ये सोच लूं कि नहीं मैंने 16 साल में सोच लिया था कि मैं ये बनूंगा, तो कहने वाली बातें, सब प्रोसीजर चलता है सर। सर आपने भले ना सोचा हो, लेकिन विकिपीडिया की माने तो आप भारत के इकलौते स्नाइपर हैं और वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आते हैं। तो वो भी नहीं सर, मैं आपको उसका भी प्रोसीजर बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम फायरिंग रेंज में जाते हैं ना सर, बहुत सारे लोग, मुझे
फायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कितनी भी फायरिंग करा दो, लेकिन फायरिंग करने के बाद यार जो 2-2.5 घंटे हमारे को वेपन साफ करना पड़ता है, उससे बड़ी दिक्कत है। और मुझे ही नहीं है, ये भी जो भी मतलब अगर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएफ के जो भी इंटरव्यू सुन रहे होंगे, सबको पता है कि यार फायरिंग करने में कोई दिक्कत। हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, बोलते हैं आप और मैं बड्डी हैं दोनों, हम दोनों फायरिंग रेंज में जाएंगे और मैं बोलूंगा भाई देख सुन, मैं तेरे वेपन से फायरिंग करूंगा है, तो बोलेगा हाँ ठीक है, अगली बार मैं, क्योंकि पता है क्यों, मैं अपने वेपन को सेफ रखूंगा, मुझे 2-2.5 घंटे अपने वेपन को साफ नहीं करना पड़ेगा। साफ करने में बहुत दिक्कत है भाई, मतलब आप सिर्फ फायरिंग करके आओगे आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन जो आपको 2-2.5 घंटे जो वेपन को क्लियर करके साफ करके चेक करा के देना पड़ेगा ना, उसे सबको दिक्कत है, मेरे को नहीं, हर सोल्जर को दिक्कत है इससे। तो स्टार्टिंग क्या है कि सेम हम लोग फायरिंग रेंज में जाते थे और हमारे को लगा यार कि यार फायरिंग करने के बाद वहां देखा कि नहीं, जो स्नैपर्स जाते हैं वो आराम से अपना बिल्कुल वीआईपी की तरह जाते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे हम लोग नॉर्मल फायरिंग करेंगे, अगर आप मुझे अभी एलएमजी दे दोगे तो मैं 200-250 राउंड फायर करके आऊंगा, आप AK-47 दे दोगे तो मैं 100-200 राउंड फायर करके आऊंगा, आप मुझे MMG दे दोगे तो मैं पूरी बेल्ट की बेल्ट उतार के आ जाऊंगा 2-4। तो मतलब जितना ज्यादा एमिनेशन फायर करूंगा तो वेपन को उतना ही क्लियर करना पड़ेगा और उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन एक स्नैपर क्या है ना सर, वो गिनती के पूरे दिन के अंदर 3 या 4 राउंड फायर करेगा, तो कितना रिलैक्स फील करेगा सोचो आप। हम कई बार फायरिंग रेंज में जाते थे, तो फायरिंग रेंज में जाने के बाद क्या होता है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे या कोच एनसीओस थे, वो साला डब्बा पकड़ा देते थे जिसमें 700-700 राउंड है, और 4 लड़के गए फायरिंग करने के लिए 2400 राउंड, अंगुली एकदम दर्द हो जाता था भाई कि कितनी फायरिंग करेगा यार आदमी, क्योंकि एमिनेशन को कंप्लीट करना है, गवर्नमेंट का एमिनेशन को कंप्लीट करना है, तभी नया एमिनेशन आएगा। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है ना। आपके घर में भी कोई खाना होगा, अगर वो खाना खत्म हो रहा होगा तो मम्मी कह देगी इसको खा ले यार, नहीं तो खराब हो जाएगा। सेम वही है, फायरिंग जितनी जल्दी उस एमिनेशन को खत्म करो। तो प्रोसीजर देखा यार कि स्नैपर में भाई ये रिलैक्स की तरह आते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं वीआईपी की तरह, लेटे रहते हैं 2-2, 3-3 घंटे तक, फिर एक गोली चलाते हैं। तो हमने कहा ये लाइफ सबसे बढ़िया है, लेकिन तो हमने कहा ये करना है, ये चीज करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या दिक्कत आएगी उसके बाद। तो पहली बार माइंड के अंदर एक थॉट आया कि मुझे भी रिलैक्स फील करना है। जब उसमें घुसे तो तब पता चला कि रिलैक्स क्या फील करना है, कि 3 घंटे तक तो तुम एक जगह से हिल ही नहीं सकते, तुम एक जगह पर लेट जाओगे जहां पर हजारों चींटियां होंगी। तब पता चला कि भाई दुनिया का सबसे टफ है, अगर आपको दुनिया में सबसे अलग बनना है। एक सोल्जर का मोटो है सर, 1 बुलेट 1 एनिमी। ये दुनिया के हर सोल्जर का है, चाहे हम हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, यूएस आर्मी हो, दुनिया का एक ही मोटो। लेकिन एक दुनिया स्नैपर का जो मोटो है ना सर, वो है 1 बुलेट 1 कमांडर। उसका मोटो ही नहीं है एक गोली एक दुश्मन, उसका मोटो है सिर्फ 1 गोली और 1 कमांडर। वो बिलीव करता है कि यार मैंने कमांडर को मार दिया ना तो सब कुछ खत्म कर दिया। सपोज करो आप में से कोई ना कोई तो लीडर होगा, जहां पूरी टीम बैठी है ना आपकी, सर काम नहीं कर पाओगे ना आगे। एक जो लीडर होता है वो हमेशा उसको पता होता है कि ऑपरेशन कैसे करना है। मुझे जाऊंगा, जाने के बाद मैं उस जगह पहुंचूंगा, मेरी टीम एक यहां से जाएगी, एक यहां से जाएगी, एक काउंटर ऑपरेशन करेगी। तो एक कमांडर को पता है, कमांड तो वही देगा। और किसी आदमी ने उस कमांडर को ही मार दिया तो ऑपरेशन ही खत्म, भाई अगला कमांड कौन करेगा। राइट। तो इसलिए कमांडर को मारो तो प्लानिंग खत्म सर। बट सर आप एज अ सोल्जर थे आप, तो वो कौन सा हिडन टैलेंट था आपका जो लोगों ने परखा कि यार ये स्नाइपर के लिए परफेक्ट, बट आपकी वो स्पेशलिटी क्या थी जो आपके अंदर आपके सीनियर्स ने नोटिस की? सर एक्चुअली क्या हुआ, जब हम फायरिंग रेंज में थे एक बारी, तो फायरिंग रेंज में हमारा जो फिगर 11 एक टारगेट होता है, सेम आदमी की जितना होता हो। अगर आपने बहुत जगह देखोगे, गूगल करेंगे बच्चे तो फिगर 11 के नाम से उनको दिख जाएगा। तो फिगर 11 एक टारगेट को हम लोग लगा देते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200, 300, जैसे भी वेपन का रेंज है, हर वेपन के हिसाब से। तो आई थिंक उस टाइम शायद मैं इंसास से फायर कर रहा था, AK से फायर कर रहा था, इतना एक्यूरेट मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से वेपन से फायर कर रहा था। तो जब हम लोगों के पास 20 राउंड थे, मैंने 20 राउंड फायर करे, तो 20 में से लगभग 12-13 राउंड सर पर लगे थे, 12 हेड शॉट लगे थे, 12-13 राउंड। और हेड शॉट लगने के बाद बाकी राउंड थोड़े साइड हाइट में लग के 2-4 वॉश आउट हो गए। तो जब मैं गया तो मैं तो फेल, तो भाई उसने फेल कर दिया। तो मैंने कहा क्या सर फेल? तो बोले भाई सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ का है। मतलब सबसे ज्यादा जैसे नंबर होते हैं, आपको नंबर करने पड़ेंगे। सपोज करो 20 मतलब 100 नंबर के, अगर आपके 20 के 20 यहाँ लग गए तो आपको 100 में से 100 नंबर मिल गए, ठीक है। जैसे ही आपका थोड़ा सा साइड में आएगा तो 3 नंबर मिलेगा। जैसे हेड पर पड़ा तो एग्जाम्पल के लिए मुझे 1 ही नंबर मिला। तो मैंने कहा मेरे 1 नंबर क्यों मिल रहा है सर, हेड तो सबसे ऊपर है। तो यार बोला भाई हेड पर गोली नहीं लगती तो गलती से लग जाती है, हमारा काम है दुश्मन को कैसे भी मारना। हम इतने बेस्ट फायरर नहीं है कि हमारी गोली हेड पर ही लगेगी, इसलिए हेड के नंबर कम दिए जाते हैं। क्योंकि अगर दाएं बाएं गोली लगेगी, दुश्मन गिरेगा तो सही, घायल तो होगा, लेकिन तुम हेड में मारने की कोशिश करो तो हेड तो मिस हो जाएगा, क्योंकि सर तो इतना सा है ना सर। अभी तो मुझे आपका सर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, जैसे आप 400-500 मीटर पर दूर पर नजर आओगे इतना सा सर नजर आएगा, तो सर पर गोली मारना बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि टारगेट मूवमेंट होगा। हम लोग अभी फायरिंग रेंज में फायरिंग कर रहे हैं तो टारगेट एक ही जगह पर है, टारगेट हिल नहीं रहा है, तो फायरिंग करना बहुत ईजी। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड पर आ जाओगे तो उस टाइम दुश्मन चल भी रहा होगा, भाग भी रहा होगा, मौसम भी सही नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हम फायरिंग रेंज में फायर करके आए तो मौसम बहुत क्लियर है,
अब बरसात में तो हम फायर नहीं कर रहे होंगे, ना फॉग में फायर कर रहे होंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में जब दुश्मन आपके सामने आ जाएगा तो उस टाइम हो सकता है बरसात भी हो रही होगी, धुंध भी लगी होगी, तूफान भी आ रहा होगा, तो उस सिचुएशन पर फायर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आदमी एक अच्छा फायरर बनने के लिए यहाँ पर लेना। तो मैंने हेड पर लाया तो उन्होंने बोला यार गलती से लग गया होगा करके, तो मैंने कहा सर मारा ही है मैंने। तो बोला ठीक है दोबारा ट्राई करके देखते हैं, दोबारा हेड पर मार। मैंने कहा ठीक है भाई। तो दोबारा उन्होंने गोली दी तो अपनी हेड पर लगी दोबारा भी, ठीक है। तो पहली बार उन्होंने नोटिस किया यहाँ से कि यार नहीं गलती से नहीं मारा, लड़के का एक्यूरेट फायर सही है। तो फिर जब भी मैं फायरिंग रेंज में आता था तो सर मेरे इंस्ट्रक्टर तो बोलते तू हेड में मार, तेरे को तब भी हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर देंगे, मतलब तू हेड पर मार ले, तेरे हेड छूट है, तुझे 5 नंबर मिलेंगे हेड पर। तो यहाँ से मैंने हेड पर मारना शुरू किया। तो पहली बार इंस्ट्रक्टर की पहली नज़र पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सीनियर को बोला कि सर हम इसको फायरिंग के लिए ले सकते हैं करके। तो सीनियर जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स था, ग्रुप कमांडर था, उसने कहा ठीक है लेकर आओ करके लड़के को। तो लाए तो उसके ऑफिस के बाहर हो गए। बाकी तो मुझे लगा यार चलो मैं तो रेस्ट हो गया, बाकी सब लोग फायरिंग में गए तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट फील हुआ। तो जैसे मैं उनके ऑफिस के बाहर आया तो मैंने उनको जो गार्ड ऑनर किया तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला यही है बात करी। हाँ बोला एक काम करो, सामने वहाँ गमले अमले लगे हुए थे यार, जो मतलब फ्लावर सब लगे हुए थे, लॉन था। बोला ईंट उठा के ला, बोला वहां से जो ईंट लगी हुई। अब मैं देखा, मैंने कहा हाँ, बोला इसको निकाल ले जमीन से। आधी ईंट जमीन के अंदर थी, आधी ईंट बाहर थी। जो होता है ना हम लोग लॉन में लगा रहे, तो मैं भी ईंट लेकर आया यार। मैंने कहा सर लिया। बोला हाँ एक काम कर, इसको सीधा पकड़ के खड़ा रहे। अरे भाई मैंने कहा अब सीधी तो कितनी देर रहेगा यार आदमी, है ना। अब थोड़ी देर रहा तो थोड़ी देर में हाथ में दर्द हो गया, थोड़ा हाथ यहाँ पकड़ने लग गया, कितनी देर रहेगा आदमी। तो वो देख रहे हो करके बोला, तो जो लेकर आया था बोला यार ये स्नाइपर बनेगा। बोला एक ईंट तो उठा नहीं पा रहा है, बोला स्नाइपर का वेट करेगा ही। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ सर। फिर मुझे डेली क्या करते, वो फायरिंग रेंज में लेके नहीं जाते मुझे डेली। जैसे फायरिंग रेंज 2 बजे से तो स्टार्ट होगा, वो मुझे बोलते थे 11 बजे ऑफिस के बाहर आ जा। सर 2 घंटे तो ईंट को हाथ में पकड़वा के रखते थे। अच्छा। अरे मैंने कहा तो और महाभारत हो गई। तो फिर ये स्टार्टिंग वो था एक स्नाइपर बनने का, एक स्टार्टिंग। फिर धीरे 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 कैसे एक आदमी मतलब लिस्ट में अपना नाम लिखाता है सर। मुझे ये बताइए कि आर्मी में आने से पहले, जो भी बटालियन में जाने से पहले, आपने कभी फायरिंग या गन से आपका वास्ता रहा है? अरे कभी जीवन में नहीं चलाई सर, वो तो मेले एले में चलाते थे कभी। तो मतलब ऐसा कभी नहीं कि मैं बोलूँ कि मैंने फायरिंग किया। कहाँ फायरिंग किया, 16 साल में कहाँ आदमी फायरिंग करेगा सर। नहीं, इतना परफेक्ट निशाना रहा तो मैं सोचा नहीं ट्रेनिंग से सर। आप भी आ जाओ, आप भी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी 1 महीने की प्रैक्टिस में आ जाओ। अगर आप सच में चाहते होंगे करना तो 1 महीने में आपकी भी गोली बिल्कुल पॉइंट ऑफ एम पर आ जाएगी सर। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अपना टाइमिंग क्या होता है, हम लोग शूट टू किल का फायरिंग करने जाते हैं। शूट टू किल में हम ऐसे ही बैठते हैं जैसे बैठा हूँ, ये हमारी पोजीशन रहेगी, पिस्टल लगी रहेगी यहाँ पर, हॉलिस्टर में पिस्टल होगी तो, और हाथ मेरे सीधे ही होंगे और बहुत सारे टारगेट लगे होंगे सामने। 16 टारगेट लगे हुए हैं सामने, अलग अलग डायरेक्शन में, एंगल में, डायमंड शेप में लगे होंगे। उसमें से 4 टारगेट हैं, मतलब 12 टारगेट सामने लगे हुए हैं, 4 टारगेट लास्ट में लगे हुए हैं। टारगेट भी रूबिया टारगेट है। रूबिया टारगेट इसलिए बोलते हैं उसको कि एक टारगेट है छोटा सा, महबूबा मुफ्ती की बहन है रूबिया। एक्चुअली जब रूबिया का अपहरण कर लिया था कुछ एक टेररिस्ट ने, तो उसको छुड़ाया था स्पेशल फोर्स ने, उसके ऊपर टारगेट बना। एक्चुअली क्या, एक मिलिटेंट है टारगेट में पीछे, उस मिलिटेंट का सिर्फ एक आंख और ये इतना दिखाई दे रहा है हिस्सा, मतलब लड़की आगे है फ्रंट में, जैसे मेरा हाथ है, ये पूरा रूबिया है लड़की, और इसके एक छोटे से हिस्से में एक आदमी का आधा सर नजर आ रहा है। हमारे को क्या करना है, शूट टू किल में जब आप एक अच्छे फायरर बन जाते हो, आप ऐसे करके बैठे, ऐसे करके बैठने के बाद हमारा इंस्ट्रक्टर पीछे होगा, आप आराम से चेयर में बैठे होंगे। जैसी विसल बजाएगा आपको चेयर से खड़ा होना है, खड़े होने के बाद पिस्टल को निकालना है, निकालने के बाद कॉक करना है, कॉक करने के बाद वो 12 टारगेट को छोड़कर उन 4 टारगेटों में फायर करना है। और ध्यान रहे कि गोली ना तो लड़की को लगनी चाहिए रूबिया को, ना बीच में जितने भी टारगेट है उन टारगेट को भी गोली नहीं लगनी चाहिए, एक्यूरेट उस आदमी के हेड पर लगनी, इतने से हिस्से में लगनी चाहिए। जब आपको 4 टारगेट पर आप गोली मारोगे, 1-1 गोली चारों पर मारोगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जिस दिन आप 20 में से 20 नंबर लेकर आगे, उस दिन आप फायरर बनोगे सर। अब इस 4 सेकंड के अंदर आपको 4 सेकंड का टाइमिंग है, जैसी विसल बजती ये सब प्रोसीजर करना, और विसल बजती अगर आपने फायर कर दिया तो आपका माइनस होगा। मतलब सपोज करो 3 गोली आपकी सही टारगेट पर लगी है, विसल बजने के बाद भी आपने चौथी गोली चला दी तो आपके 5 नंबर माइनस होंगे, आपके 20 में से 10 ही रह जाएंगे। जैसे सपोज करो कि 2 गोली आपके तो एक्यूरेट हेड में लगी है और 2 गोली आपके बीच वाले टारगेट में लग गई कहीं, तो आपके 0 नंबर होंगे सर, क्योंकि 2 माइनस में होंगे। तो सेम एग्जाम में जैसे चलते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। तो ये भी एग्जाम, मतलब जैसे सिविल में बच्चे एग्जाम देते हैं, तो ये एक स्पेशल फोर्स की ये ट्रेनिंग है। तो
चीज एक ही है। राइट। एक्चुअली हम देखते हैं ना, स्नाइपर्स को लेके काफ़ी फिल्में बनी है, हॉलीवुड में भी बनी है, तो उसमें देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आजकल यूथ में देखा जाए तो उसको लेकर काफ़ी बातें होती है। मुझे ये बताइए कि जैसे आप देखा एक ईंट का जो प्रोसेस है, उसके अलावा और क्या क्वालिटीज़ होती है, मतलब किस तरह की प्रैक्टिस होती है, और क्या ऐसा चीज़ है जो एक स्नाइपर के लिए ज़रूरी होता है? सर दुनिया में हमारे को क्या चीजें अच्छी लगती है बताए, दुनिया के अंदर जो हम खुद नहीं कर सकते। आप कोई भी देख लो, हमारे को क्यों पिक्चर अच्छी लगती है, हमारे को बॉन्ड क्यों अच्छा लगता है सर, क्योंकि हम जीवन में वो चीज नहीं कर पाते, तभी हमें अच्छी लगती है ना। जो चीज एक इंसान नहीं कर पाएगा दुनिया में, वही चीजें उनको अच्छी लगेंगी हमेशा। जो चीज मैं खुद ही कर लेता हूं सर, वो मुझे क्या अच्छी लगेगी। मैं घर पर अगर सपोज करूं, मैं नॉर्मली आलू गोभी की सब्जी बना दे रहा हूं, तो मुझे आलू गोभी की सब्जी क्या अच्छी लगेगी। दुनिया में हम लोग ये मानव की प्रवृत्ति है इंसान की, इंसान को वही चीजें पसंद आती है जो वो खुद नहीं कर सकता कभी भी। राइट। चीजें वो कभी भी क्या होता है, जब आप पर्दे के अंदर देखते हैं कि एक आदमी, एक हीरो 20-20 लोगों को मारता है, तो आप खुश होते हो। क्यों खुश होते हो? क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, तो आप कहीं ना कहीं खुश हो उसको देखकर। अगर ये चीज आप ही कर लो तो आपको क्या लगेगा, क्या फालतू की चीजें दिखा रहा है, यही तो करो, फालतू की चीजें दिखा रहा है, क्योंकि आप वो कर रहे हो। तो एक बहुत सारी आपने मूवीज देखी होंगी, एक मैं आपको एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल, हम भी चेयर में बैठे हुए हैं, करेक्ट है। शायद मैं आपको यहाँ 1 घंटे के लिए बैठने के लिए बोलूंगा, तो मुझे लग रहा है 1 घंटे में भी आप हिलोगे, हिल जाओ। 1 घंटा भी मतलब बिल्कुल फ्रीज नहीं रह पाओगे। लेकिन जब भी आप एक स्नैपर बनते हो ना सर, सबसे पहले तो क्या है, ट्रेनिंग इसकी बहुत लंबा प्रोसीजर है, जो हम मतलब मैं आपको मेनली चीज बताता हूँ। कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, जिस जगह भी हम लोग जाते हैं, चाहे वो एनिमी का एरिया हो, कहीं भी हो, हम उसको पहले एनालाइज करते हैं हमारी टीम की, यार वो एरिया कैसा है। अगर सपोज करो मैं जैसलमेर में जा रहा हूँ तो डेजर्ट एक अलग होगा, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट के जंगल बहुत डिफरेंट हैं, अगर मैं जम्मू कश्मीर में जा रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर के जंगल डिफरेंट हैं, दोनों को अलग है। देखो जम्मू कश्मीर में अगर मुझे टारगेट खत्म करना है तो वहां पर मुझे आर्क ऑफ फायर बहुत क्लियर मिल रहा है। कहने का मतलब है कि वहां की जो भी वहां जंगल के पेड़ हैं, वो जंगल के पेड़ के बीच में दुश्मन मुझे बहुत दूर तक मैं उसको एनालाइज कर सकता हूं। जो वहां बड़े बड़े पेड़ हैं उनके बीच में मुझे विजुअलिटी क्लियर मिल रही है, तो मेरा दुश्मन मुझे क्लियर नजर आ रहा है। तो एक स्नैपर को वहां पर काम करने में थोड़ा सा अलग अंतर मिलेगा। वही नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट के जंगल बहुत कटीली झाड़ियां हैं, बहुत ही ज्यादा। आप नॉर्थ ईस्ट में कभी जाओ, वहां पर आपको 5 मीटर में भी विजुअलिटी नजर नहीं आ रही सर, आप देख नहीं पाओगे, वहां इतनी कटीली झाड़ियां हैं। तो वहां पर एक स्नैपर का रोल डिफरेंट हो जाता है। तो जिस एरिया के अंदर आप जाओगे, सबसे पहले उस एरिया के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। जिस जगह पर आप पोजीशन ले रहे हो, आप पोजीशन कहीं ना कहीं अपने एरिया में तो लोगे नहीं सर, आप कहीं ना कहीं दुश्मन के एरिया में ही लोगे ना, क्योंकि दुश्मन तो आपके एरिया में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आप दुश्मन के एरिया में जा रहे हो, तो आपको माइंडली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक स्नैपर हो, शायद आप किसी और स्नैपर का निशाना बन जाओगे सर। और दूसरी चीज, फायर करते समय, जब भी एक स्नैपर फायर करता है ना सर, वो चाहे दिन की बात हो या रात की बात हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी लोकेशन पता करना स्नाइपर की। अगर आपकी लोकेशन ही मिल गई तो आपको मार देगा ना। लेकिन जब भी बुलेट चलेगी तो पहली कोशिश होती है एक स्नैपर को कि लाइफ में उसकी लोकेशन ना पता कर पाए, क्योंकि हो सकता है स्नैपर तो उनका भी होगा ना सर। करेक्ट है। जब तक आपकी लोकेशन एनिमी को नहीं पता चल रही है तब तक आप सेफ हो। आपकी अगर लोकेशन रिवील हो गई तो आप मारे जाओगे। तो ये सोचो कि आप दुश्मन के एरिया में हो, दुश्मन को भी मार रहे हो और दुश्मन को आपकी लोकेशन भी नहीं पता चलनी चाहिए, तो बहुत टफ है सर। एनिमी इतना खतरनाक होता है सर कि बुलेट की आवाज से, जब गोली चलती है तो बुलेट की आवाज से बता देता है ये गन कौन सी है। अच्छा, बुलेट की सिर्फ आवाज से बता देगा कि गन कौन सी चली है। वो बता देगा AK-47 चली है, इंसास चली है, LMG चली है, M16 चली है, कार्बाइन चली है, पिस्टल चली है। तो इतने ट्रेंड होते हैं वो लोग। आपको अपने पहनावे और उस पर भी ध्यान रखना होता है इस पूरे दौरान? नहीं, आपको तो सर ये तो ड्रेस तो अलग ही हो जाएगी। मैंने आपको कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट बोल दिया ना आपको। मतलब आप जिस जगह में जाओगे, जब एक स्नैपर अपनी पोजीशन लेके जाता है ना, तो उसकी पोजीशन इतनी डेंजर होगी, इतना सरप्राइज होगा कि आप अगर उसके बगल से भी निकल गए और यहां पर एक स्नैपर लेटा है ना इस जगह, आपको पता ही नहीं चलेगा एक स्नैपर लेटा है यहां पर। आप उसको देख भी लोगे लेकिन आपको ये पता ही नहीं होगा एक इंसान है। आप उसके बगल से जा चुके होंगे, उसकी वो अपने आप को पूरा अभी एक स्नैपर को सपोज करो आपके इसी मैट के ऊपर पोजीशन लेने के लिए बोल दिया जाए, तो वो इस हिसाब से इसमें अपनी पोजीशन बना लेगा सर। आपको पता ही नहीं चलेगा एक स्नैपर लेटा हुआ है। आप यहां भी नहीं, जब तक मैं आपको फिजिकली नहीं बताऊंगा कि यार एक स्नैपर लेटा है, तब तो आप ढूंढ ही लोगे इस एरिया के अंदर। लेकिन आप रैंडमली अगर आप यहां से 10 चक्कर भी लगा दो, आपको पता नहीं चलेगा एक स्नैपर यहां लेटा हुआ है सर। लेटा हुआ है। हाँ, वो चाहे 12 घंटे तक यहां लेटा रहे, आप बता नहीं पाओगे। 12 घंटे तक लेटा रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा सर। कोई मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट, अगर मूवमेंट ही हो गया तो फिर तो ट्रैक हो जाएगा ना। राइट। और वहां पर देखो सर, गलती एक ही बारी होती है, आदमी गलती करता ही नहीं है सर, क्योंकि दोबारा गलती करने के लिए बचेगा ही नहीं। जहां बात जान के आ जाती है ना, मैं आपसे क्या, जहां वहां फिर आदमी काम करने का तरीका दूसरा हो जाता है।
अगर आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए कि यार दो डब्बे हैं, एक डब्बे के अंदर कोबरा है या वाइपर है, दूसरा डब्बा खाली है, अब हाथ डालो। आप हाथ डालने में भी 1 घंटे सोचोगे मैं हाथ किस में डालूं करके, यहाँ तो एक फिर भी आप 50% बचने के चांस है ना, क्योंकि अगर आपने खाली डब्बे में हाथ डाला तो आप बच जाओगे। तो फिर भी आप कम से कम 1 घंटे तक तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, आप हाथ नहीं डाल पाओगे, फिर तो वहां तो आप दुश्मन के एरिया में हो सर, गलती माफी नहीं है वहां तो। आपकी जो ट्रेनिंग थी इस दौरान जो आपने ली, फिर आप इजराइल में भी आपने ट्रेनिंग, क्या फ़र्क है इंडिया और इजराइल के ट्रेनिंग में, क्या फ़र्क आ जाता है? सर देखो, ट्रेनिंग में फ़र्क ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के अंदर दुनिया की कोई भी आर्मी हो, अब वर्ल्ड की कोई भी आर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ट्रेनिंग रूल सारे देखो, आज भी रूल तो ब्रिटिश के ही चल रहे हैं ना सर, ब्रिटिश के ही रूल है। ऐसा लोग बोलते हैं कि यार यूएस आर्मी इतनी खतरनाक, मोसाद इतनी खतरनाक, ISISC, CIASC, MSSC, सर रूल सारे चल रहे हैं। थोड़ा सा 19-20 चीज़ें होती हैं सर, थोड़ा सा क्या होता है 19-20 चीज़ें होती हैं। जो लोग बोलते हैं कि यार यूएस आर्मी, मैं कहता हूँ यूएस आर्मी को बुलाओ ना यार, और करवा दो उनसे -40 डिग्री टेम्परेचर पर करवा के दिखाओ। एक्चुअली क्या है, ये मैं मानता हूं कि उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ी सी अच्छी होगी सर। ये मैं मानता हूं कि जो मैंने 08 पैक यूज किया होगा, मतलब 0 कहने का मतलब जिसके अंदर हम लोगों का सामान आता है, ऑपरेशन का हम लोग सामान रखते हैं, तो जिस 08 पैक में मेरा सामान होगा, मेरा वेट होगा सपोज करो 20 kg, तो मैं मानता हूं कि यूएस आर्मी का जो सोल्जर है उतना ही सामान वो 7 kg लेके चल रहा होगा। वो हमसे थोड़े से एडवांस है सर। हो सकता है जो मैं वेपन यूज कर रहा हूं, मेरे वेपन का वेट है 4 kg के समथिंग, वो मुझसे अच्छा वेपन 2 kg में वेट पर यूज कर रहा होगा। मैं टेक्नोलॉजी हाई मानता हूं उनसे, लेकिन अगर आप फिजिकल की बात करो, या दुनिया बोलती है कि यार कि उनके सोल्जर ऐसे हैं, उनके सोल्जर ऐसे हैं, तो मैं सिर्फ उनसे ये कह रहा हूं सर, हमने दुनिया के लगभग, चाहे वो यूएस आर्मी हो, रशियन आर्मी हो, सबके साथ एक्सरसाइज करी हमने। हम साथ में कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं और हमें पता है कि वो लोग कितने वो स्ट्रांग है, कितने नहीं है। मतलब इंडिया की ट्रेनिंग, आप उनको ये बोलो कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोर्स चलता है कमांडो विंग बेलगांव के अंदर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में है, और शायद जब मैंने वो कोर्स किया था उस टाइम शायद 38 डेज का था, मुझे शायद 38 डेज, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है, शायद अभी वो कोर्स 34 कम हो गया है। स्टार्टिंग में वो कोर्स था 42 डेज का, फिर जब मैं गया था उस टाइम 38 हो गया था, वो डाउन और कम कर दिया। तो वो 38 डेज 38 ईयर्स जैसे थे सर। अच्छा, मतलब एक दिन ऐसा करता था तो ऐसा लगता था कि 1 साल गुजर गया। क्या होता है? आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी सुबह 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे आप पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे, और रात को 1 बजे आप छूटोगे। अब कितने घंटे रह गए? 3 घंटे। 3 घंटे में जाने के बाद आप अपना वेपन भी जमा कराओगे। ऐसा नहीं कि जाते ही 1 बजे आपको छोड़ दिया तो आप बगल में बेड पर लेट जाओगे, ऐसा नहीं। वहां से आप कम से कम आधा किलोमीटर जाओगे, जाने के बाद आपके पास जो वेपन है उस वेपन को आप जमा करके आओगे। उसके बाद जो दिन भर आप शिवर में भी गए हो, वहां शिवर मतलब गट्टर के अंदर भी डाल देते हैं, वहां दिन में आप गए होंगे, फिर आप ऐसे तो बेड पर नहीं जा सकते ना, तो फिर कपड़े भी ऐसे नहीं खोलते थे हम लोग। कपड़े कैसे खोलते थे? क्योंकि ऐसे खोलेंगे तो जो शिवर है वो पूरा आपके मुंह में भी आएगा। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की बनियान को काटता था, फाड़ता था यूं करके, क्योंकि ऐसे करके निकालना है, ऊपर से नहीं खोलना। तो इस सब प्रोसीजर में भी आधा पौन घंटा लग जाता है। इसके बाद जाके बेड में जाएंगे, फिर बेड में जैसे ही लेटेंगे सर 2-2.5 घंटे के बाद फिर दोबारा पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करना है। तो कहते हैं, मैंने तो पढ़ा था ऐसा कि साइंस बोलता है कि एक आदमी को 5 या 6 घंटे सोना चाहिए मिनिमम, राइट? मिनिमम। हाँ। तो 2 घंटे अगर आप 38 डेज तक जगते रहे, आप पागल हो जाओगे सर, आप मेंटल हो जाओगे बुरी तरीके से। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि लोग खड़े खड़े सो जाते हैं। मैं आपको ऐसा बताऊं कि मैंने जीवन में वो देखा है कि चलते चलते सोना। आपको एकदम मतलब वहां पहले इंस्ट्रक्टर बोलते थे कि भाई सबको एक ही है हिदायत है कि कोई भी चलते चलते नहीं सोएगा, क्योंकि चलते चलते आप सोओगे 4 कदम आप खाई के अंदर गिर जाओगे, बचोगे नहीं। आपको पता है क्योंकि आप पगडंडू में चल रहे हो, खाई नीचे पूरी खाई है और आपकी आंख लगी और 3 आप सीधे नीचे। तो कई बार हमारे को क्या लगता था जब हम रोड पर चलते थे, एकदम से नींद खुलती थी, और यार अब तो कितने 4 कदम आगे करके। तो मैंने चलते चलते सोने वाली डाले। दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है सर सोना। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब हिटलर के साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने रशिया के कुछ एक सोल्जर्स को पकड़ा था, तो उसने ये बोला था कि जो 13 दिन तक जग जाएगा मैं उसको छोड़ दूंगा। और 13 दिन तक क्या 9 दिन से ऊपर कोई जग ही नहीं पाया, सब डेथ। कोई आदमी 4 दिन जग कर देख ले, उसको इल्यूजन होना शुरू हो जाएगा, वो अपने साथी को ही मारना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा।
तो बहुत टफ है। तो एक अगर आपको एक स्पेशल फोर्स का एक कमांडो एक स्नाइपर बनना है तो इन सबसे प्रोसीजर से जाना ही पड़ेगा। तो जो आपने ये ट्रेनिंग बताई ये किस पोस्ट के लिए रहती है, लाइक आपने? ये कमांडो सर, अच्छा, स्पेशल फोर्स का कमांडो, चाहे नहीं, चाहे वो ओनली इंडियन आर्मी करती है, नॉट ए पैरामिलिट्री फोर्स नहीं करती है। जो बेलगांव कमांडो है वो ओनली इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं करती है, जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF, ये लोग नहीं करते हैं, पुलिस वाले नहीं करते हैं, सिर्फ आर्मी के लिए ही है। और ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं, बाहर की आर्मी भी हमारे साथ आके कंबाइंड ट्रेनिंग करती है, श्रीलंकन आर्मी भी आती है, दूसरे देशों की भी, जैसे हम लोग भी कोर्स करने जाते हैं तो वो लोग कोर्स करने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो जाओगे, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो इंडियन आर्मी की कोई भी एक बटालियन है, जिस बटालियन के अंदर 600-700 लोग हैं, तो उसमें से क्या होगा, अपना बेस्ट बंदा भेजते हैं। मतलब अगर 600 किसी, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम अभी महाराष्ट्र में तो मराठा लाइन इन्फेंट्री है यहाँ की, मराठा लाइन इन्फेंट्री की एक बटालियन के अंदर 600 लोग हैं। तो जैसे फर्स्ट मराठा लाइन इन्फेंट्री है, तो फर्स्ट मराठा लाइन इन्फेंट्री क्या करेगी, अपने बेस्ट सोल्जर को, जो उनका बेस्ट है, जिसका बेस्ट फिजिकल है, उसको भेजेगी उस कोर्स के लिए। एक ही को, 600 में से एक को भेजेगी जो उनका बेस्ट होगा, मतलब उस पूरे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो एक सोल्जर का एक ही मोटो होता है भाई ये दुनिया का, कि जिसने भी सेना ज्वाइन करी हो, मतलब थल जल वायु, मतलब कुछ भी, तो उसका सिर्फ एक ही मोटो, तो हमेशा किसके लिए जीतता है पता है, वो अपनी बटालियन के लिए जीतता है। अब दुनिया में किसी भी सोल्जर से बात करो, वो कहेगा मेरी बटालियन, भाई मैं GR का, मैं कुमाऊं का, मैं मराठा, वो जीतता ही। अगर आपने अपनी बटालियन के लिए जीना सीख लिया, आप अपने देश के लिए जियोगे यार, क्योंकि आप चाहोगे कि दुनिया में आपकी बटालियन जो है, जिस रेजिमेंट के लिए आप काम कर रहे हो, उस रेजिमेंट का सर हमेशा ऊपर रहे, ठीक है। तो जब आप उस रेजिमेंट के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, तो इसका मतलब आप देश के लिए ही कर रहे हो ना सर, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए तो कर नहीं रहे, कर एक आर्मी की रेजिमेंट के लिए रहे हो। तो 600 में से एक बंदा सेलेक्ट होकर आया, सेकंड इन्फेंट्री लाइन में से भी एक आया, थर्ड से भी एक आया, वैसे कुमाऊं फर्स्ट से एक आया, सेकंड से आया, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, एग्जाम्पल के लिए जब फर्स्ट नागा से आया, सेकंड नागा से आया, तो वैसे गढ़वाल राइफल से हिंदुस्तान की हर आर्मी से कम कितने लोग आए, 1000 लोग आए। और ये 1000 बेस्ट हैं, ये क्या है, बेस्ट है, ये क्रीम है पूरी की पूरी, क्योंकि वो 600 में से एक सेलेक्ट होके आ रखा है। सही। इसका मतलब एक सोल्जर तो ऑलरेडी सोल्जर है यार, तो फिट ही है, उस फिट में से भी बेस्ट निकला है। तो पूरे हिंदुस्तान से 1000 आ रखे हैं, ऐसे फॉरेन से भी आ रखे हैं। और आपको पता है जब पहले दिन 1000 या 1200 या 1500 लोग होते हैं ना, जब लास्ट 38 डेज होता है ना, जब लास्ट में जब पासिंग आउट होते हैं, तो उस टाइम रहते हैं 30 या 40 बस। अच्छा, तब तक सब जा चुके होते हैं वापस। अच्छा, किसी भी दिन आपने गिव अप किया? आउट डेली, आपको डेली लगेगा, बिल्कुल डेली। हर लास्ट में मैंने आपको बोला ना कि 50 से ऊपर बचेंगे ही नहीं, वहां पर सब आउट हो चुके होंगे। जो लास्ट में जो 50 निकलेंगे कैसे होंगे फिर आप सोच लो। सर मैं जानना चाहता कि जैसे हम इजराइल की बात करते हैं, उनकी एजेंसी है मोसाद, उसको लेकर काफ़ी बातें होती है वो, तो उनकी अगर आपने उनके साथ ट्रेनिंग ली है क्या, अगर ली है तो किस तरह से, क्या फ़र्क है? जैसे मैं समझना, जैसे आपने काफ़ी कुछ बताया पूरी चीज़ें, बट टेक्नोलॉजी एंड ऑल के अलावा क्या देखते हैं कि वो स्पेशल हो जाते हैं? सर आपको एक चीज बताता हूँ, एक छोटा सा ऑपरेशन बताता हूँ सर। देखो मोसाद अच्छा है, हाँ। ऐसा इतना सा इजराइल है ना सर, पूरी दुनिया हिला रखा है, इसका मतलब अच्छा ही होगा ना यार। बिल्कुल। देखो जूस क्या है सर, चाहे उनका कोई भी हो, उनका चाहे PM का ही बेटा क्यों ना हो, वो भी आर्मी ट्रेनिंग लेगा सर। उसकी बेटी होगी तो भी आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है उन लोगों की कंट्री में, ठीक है। वो बोलते हैं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन जब देश के ऊपर बात आए तो आ जाओ। मोसाद अच्छा है, ऑपरेशन करता है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी इंटेलिजेंस बहुत है। उनके जो मतलब जो लीडर हैं, जब भी देश के ऊपर बात आती है तो राजनीति नहीं करते हैं सर। उनकी राजनीति की बात नहीं होती है देश के ऊपर, उनके लिए देश सबसे ऊपर है सर। मैं उनके ऑपरेशन बताता हूं सर। क्या हुआ था, जब शायद MiG-21, जब रशिया ने MiG-21 बनाया था आई थिंक, तो रशिया ने MiG-21 दिया, लेकिन रशिया ने एक ही शर्त पर MiG-21 दिया सबको कि इस टेक्नोलॉजी को तुम ना तो US से शेयर करोगे, ना किससे शेयर करोगे, इजराइल से शेयर करोगे। तो उस टाइम जो मोसाद के हेड थे और एयरफोर्स के जो कमांडर थे, नाम मुझे एक्चुअली इतना याद नहीं है, तो वो एक ही पार्टी में मिले। तो जो उनके जो हेड थे, मोसाद के हेड, तो उन्होंने पूछा यार कि भाई बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उनके एयरफोर्स के चीफ ने बोल दिया यार, उन बात को टाल दी पार्टी में। फिर उसने दूसरी बारी पूछ लिया उनसे यार कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर जब उसने दोबारा पूछा, उसने यार मैं तुझसे जो मांगूंगा तो मुझे दे ही नहीं पाएगा। और ये बड़ा ईगो हर्ट हो गया यार मोसाद के हेड को। बोला मैं मोसाद का चीफ हूं यार, इसने मतलब सबके सामने कह दिया जो मैं तुझसे मांगूंगा तू दे नहीं पाएगा। तो अगले दिन वो पर्सनली उनके घर पर गए। यार बोला तुमने सबके सामने कह दिया। बोला यार तूने भी 2 बारी मुझसे पूछ लिया, भाई दोस्त हम बचपन के, वो बात अलग है, लेकिन तूने 2 बारी पूछ दिया कि मेरे से तू मेरे लिए क्या कर सकता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो बोला हाँ यार, बोला कि मैं दुनिया की सबसे मतलब पावरफुल एजेंसी का चीफ हूँ, पूरी दुनिया मुझसे कुछ ना कुछ चाहती है कि मैं उनके लिए करूँ, तो मैं तेरे से पूछा। बोला अगर तू इतना ही पावरफुल समझ रहा है अपने आप को तो एक काम कर दे। बोला MiG-21 को इजराइल की धरती में ला दे। अब वो शौक हो गया यार, बोला मैं इजराइल की धरती में MiG-21 कैसे ले आऊंगा यार, क्योंकि वो प्लेन रशिया का है, रशिया का प्लेन, और रशिया ने एक ही शर्त में उस प्लेन को
दुनिया के देशों में दिया है कि इस प्लेन को तुम कभी इजराइल के साथ शेयर नहीं करोगे, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है वो इजराइल को और अमेरिका को नहीं बताओगी, इसके अंदर इतना फ्यूल नहीं डालोगे इस प्लेन के अंदर कभी भी। अगर उनके जो फाइटर पायलट हैं वो कभी भी प्लेन को अगर प्रैक्टिस पर जाएंगे तो उसमें इतना फ्यूल नहीं होगा कि इजराइल की धरती तक जाए, ये भी शर्त थी कि उसमें इतना ही फ्यूल होगा। तो जब मोसाद के चीफ को लगा ना सर, तो मोसाद के चीफ ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और आपको पता है जब ऑपरेशन के लिए वो लोग गए, पहले उनके सारे के सारे एजेंट मारे गए इस ऑपरेशन में। मतलब जैसे ये लोग गए, शायद ईरान गए थे, कहाँ गए थे मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, तो उन्होंने ईरान के एक पायलट को भी अपने साथ मिला लिया, मतलब उस पायलट से दोस्ती करी, ये चीज करी। जब इन्हें लगा कि वो पायलट बिल्कुल एक्यूरेट इनके साथ मिल चुका है, तो उस पायलट को बोला कि यार हम तेरे से एक बात करना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती होने पर बहुत मतलब अच्छा। तो बोला कि हम तुझे दुनिया का इतना पैसा देंगे कि तेरी आने वाली पीढ़ियों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुझे हम यहाँ से भी निकाल लेंगे, ईरान से जहाँ से भी निकाल लेंगे, और इसके बाद तुझे दुनिया में जहाँ सेटल है तेरे फैमिली को करवाएंगे हम। तो उसने बोला मतलब तुम हो कौन? बोला यार हम मोसाद के लिए काम करते हैं। उसने कहा अच्छा। तो बोला कि क्या चाहते हो मेरे से? बोला हम ये चाहते हैं कि तू जब प्रैक्टिस पर निकलेगा तो इस बार ये प्लेन इजराइल की धरती पर चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, कल इस पर डिटेल से बात करते हैं। और वो बेचारे वेट कर रहे, बोला मैं पैसा बताऊंगा मुझे कितना पैसा चाहिए और मेरी फैमिली को कितनी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये लोग वेट कर रहे थे मोसाद के एजेंट, और जब सुबह दरवाजा खुला तो पूरा ईरान आर्मी थी और सबको शूट आउट किया, सारे एजेंटों को, मोसाद के सारे सबको मार दिया। यहां पर भी मोसाद ने गिव अप नहीं किया सर, बोला ऑपरेशन फिर चलाएंगे और प्लेन को इजराइल की धरती पर लेकर आए सर। तो ये वो लोग हैं सर, और लेकर आए धरती में, इजराइल की धरती में MiG-21 उतरा, अपने पास रखा, पूरी टेक्नोलॉजी देखी, फिर अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया, अब तुम ले लो करके। तो अभी आने वाले जो वॉर्स हो रहे हैं या किसी की तरह लड़ाई हो रही है, इसमें क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें? अब टेक्नोलॉजी हो गई है, जैसे अब AI ड्रोन्स आ गए, तो मैं समझना चाहता हूँ अभी कौन सी चीज़ें, क्योंकि सैनिक अब ग्राउंड टू ग्राउंड फाइट नहीं हो रही है, अब तो कहते हैं मोस्टली सब AI और सब। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड देख रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी आने वाली है? सर देखो, वॉर और ऑपरेशन में फर्क है, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। वॉर एक अलग चीज है, ऑपरेशन एक अलग है, सर्जिकल स्ट्राइक अलग है, एयर स्ट्राइक अलग है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये कोई वॉर नहीं है सर, ये हमारा एक एयर स्ट्राइक था। हमने पाकिस्तान के लॉन्च पैड खत्म करे, मिलिटेंट के जितने भी ट्रेनिंग कैंप थे उनको खत्म किया, हमने एक एयर स्ट्राइक करी। सेम पाकिस्तान ने भी अपने ड्रोन भेजे, ओनली क्या चल रहा है, एयर स्ट्राइक चल रहा है। चाहे आप उसको इजराइल और ईरान का बोलो, आप उसको डायरेक्ट वॉर नहीं बोल सकते अभी भी। वॉर की सिचुएशन 100% वॉर नहीं है। अच्छा। सर वॉर तभी होगी जब आपकी इन्फेंट्री मूव हो चुकी होगी, जब मतलब दुनिया की वॉर कोई भी होगी, आप रशिया और यूक्रेन वॉर कह सकते हैं, हजारों सोल्जर मारे गए हैं सर। अब तो वहां ड्रोन नहीं दिखाई दे रहे ना, अब तो कंटिन्यू सोल्जर को मार रहे हैं। तो वॉर, देखो वॉर जब भी होगी, वॉर के अंदर 100% क्या होगा सर, आपकी थल सेना मूव करेगी, आपकी आर्मड मूव करेगी, आपकी आर्टिलरी मूव करेगी सर। वॉर एक अलग चीज है। हाँ, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सोल्जर को सेफ, क्योंकि सोल्जर दुनिया के किसी भी देश के सोल्जर हो सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश के लिए, और हर सोल्जर अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट है सर। जो एक सोल्जर है वो किसी का बेटा है, किसी का पति, किसी का भाई, तो एक परिवार के लिए भी एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे, AI से लोग क्या कर रहे हैं, ड्रोन के थ्रू अपने एनिमी को वहीं टारगेट कर दे रहे हैं। इससे क्या है कि आपके जो सोल्जर हैं, सोल्जर जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो देश के जो हीरो हैं, वो तो बचे हुए हैं ना सर। चाहे पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, हो सकता है एक सोल्जर वहां तक जाता तो पैसा इतना खर्च नहीं होता, क्योंकि एक ड्रोन आप 20-20, 50-50 लाख का ड्रोन खरीद रहे हैं। एक सोल्जर जाएगा तो शूट आउट करेगा, लेकिन वहां पर क्या है, सोल्जर की जान को खतरा है सर, क्योंकि सोल्जर को वापस भी आना है। तो वहां पर क्या है, दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आदमी सेफ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, थ्रेट ज्यादा हो रहा है सर। क्योंकि हो सकता है वहां एक सोल्जर जाएगा तो सोल्जर सिर्फ सोल्जर को ही किल करता है सर। दुनिया का एक रूल है, एक मिलिट्री वाला हमेशा मिलिट्री को ही किल करेगा, वो कोई सिविलियन को किल नहीं करेगा। लेकिन जब आप ड्रोन को भेजोगे तो ड्रोन ये नहीं देखेगा सर कि यहाँ पर कोई सिविलियन भी है, इस टारगेट में कोई इनोसेंट लोग भी आ रहे हैं। सर ये जो इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है, जो अभी ये आप इंटेलिजेंस की नज़र से देखते हैं, तो क्या लगता है कि क्या है जो हमें दिख रहा है सही में पिक्चर है, या इसके पीछे क्या कुछ और कारण है? देखो, जो भी आप इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा सर। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ सर, क्या आप पर्सनली US प्रेसिडेंट को जानते हैं सर? नहीं। रशिया प्रेसिडेंट को, चाइना प्रेसिडेंट को, ये सब छोड़ दो, क्या आप पर्सनली अपने मोदी साहब को भी जानते हैं? नहीं जानते ना सर। आप हो या दुनिया के कोई भी लोग हो, वो सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें दिखाई देता है सर, जो दिखाई दे रहा है उन्हें। सही बात है। जो आपको हर रोज टेलीविजन में दिखाई देता है, सोशल मीडिया में दिखाई देता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, आप वही देखते हो सर। पर्सनली तो मैं आप बोल रहा हूं कि आप अपने खुद के अलावा, अपने 1-2 लोगों के अलावा दुनिया में किसी को नहीं जानते। आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, आप
आज इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, सिर्फ आप वो बोल रहे हो जो आपको हर रोज दिखाई दे रहा है सर, जो हर रोज आपको सुनाई दे रहा है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा सर। मैं लेके जाऊंगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल सर। उन्हें लगा यार कि MI6 को, इज द ब्रिटेन एजेंसी, MI6 को लगा कि भाई सब देशों ने मिलकर क्या किया, नाजियों को खत्म किया। अब क्या है, ब्रिटेन को लगा कि ये देश धीरे धीरे पावरफुल बनेंगे, तो क्यों ना इन देशों को आपस में लड़ा दिया जाए। ऑपरेशन एंथिकेबल पहली बार स्टार्ट हुआ 1945 में, और इसका एक ही मकसद था इस ऑपरेशन का कि उन देशों को आपस में भिड़ा दो जिन देशों ने नाजियों को खत्म किया। ये MI6 की प्लानिंग, और ये देश धीरे धीरे आपस में लड़ रहे थे, और इन्होंने अपना पहला टारगेट किसको बनाया, ऑपरेशन एंथिकेबल ने USSR को, क्योंकि USSR उस टाइम बहुत पावरफुल बन रहा था, उस टाइम दुनिया के अंदर एक पावरफुल बन के आ रहा था, और ये कामयाब भी हो गए। इन्होंने 1991 में क्या कर दिया, USSR को तोड़ दिया। लेकिन MI6 को बोलो या ब्रिटेन को बोलो, उसको यह नहीं पता था कि रशिया इतना पावरफुल निकल जाएगा सर। USSR तोड़ तो दिया, लेकिन मकसद फिर भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी रशिया पावरफुल बन रहा था, लेकिन ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले कौन थे, चर्चिल। ये वही चर्चिल थे सर जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े करे, यही थे जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को डिवाइड करवाया। ये ब्रिटेन के 2 बारी प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने ये ऑपरेशन MI6 से स्टार्ट किया था। जब ये ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा था, और धीरे 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 इन्होंने क्या किया, प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन को आगे लाए। यूक्रेन एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज हुआ है कि यूक्रेन को क्या कर दो, रशिया से भिड़ा दो। जो यूक्रेन महज 24 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है रशिया, आज भी 2 साल हो गए भाई, आज भी यूक्रेन लड़ रहा है, तो कोई ना कोई तो बैकफुट में होगा। यहां तो लोग क्या है, साले अपने पड़ोसी को भी मदद नहीं करते आज के टाइम में कि भाई ये सही हो जाएगा करके। तो सोचो कि कोई देश अरबों का पैसा यूक्रेन को फंडिंग कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, सोल्जर दे रहा है, क्यों दे रहा होगा, किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा होगा ना, क्योंकि रशिया को बैकफुट फेंकना है। सेम जब यूक्रेन और रशिया का कंटिन्यू वॉर चल रहा था, फिर आ जाते हैं हम दोबारा जस्ट अभी। देखो ईरान भी क्या है सर, ईरान भी सेम क्या करता है, कभी खुद आकर वॉर नहीं करता, ये भी क्या करता है, टेररिज्म फंडिंग करता है। कभी ये हिजबुल्लाह को फंड करता है, कभी हमास को करता है, कभी सीरिया के अंदर फंड करता है। ये भी फंड करके कंटिन्यू इजराइल को थ्रेट देता रहता है, और ये अभी से नहीं दे रहा है, ये 1979 से दे रहा है। 1979 में जब भी उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जो नए उनके आए थे, उन्होंने बोल दिया कुमिला कि भाई US और ये इजराइल शैतान के बच्चे हैं करके। कॉन्फ्लिक्ट तो 1979 से चल रहा था, लेकिन वो अभी क्यों हुआ, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ, ईरान ने एक ही चीज कर दिया, डायरेक्ट सपोर्ट करना शुरू कर दिया रशिया को, मतलब फ्रंट पर आके रशिया को सपोर्ट करना शुरू किया। और जो ऑपरेशन 1945 से आज तक चल रहा है साला, उस ऑपरेशन के बीच में फिर कौन आ गया, एक और ये ईरान आ गया। अगर ईरान भी फ्रंट में सामने आ जाएगा, तो जिस रशिया को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो मेन चीज अगर आप देखो तो हमें जो चीज दिखाई देती है उसके तार कहीं और से जुड़े होते हैं सर। और आप ही सोचो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार दुनिया में कि CIA, मोसाद, ISI, RNW, FSB, MSS, कभी आपने ब्रिटेन की एजेंसी का नाम सुना सर? कभी MI6 का मुझे आप ऑपरेशन बता दो चलो कि यार MI6 ने ये ऑपरेशन किया। जैसे आप मोसाद के ऑपरेशन सुनते हैं कि आप CIA के ऑपरेशन सुनते हैं कि ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ठीक है, ISI को मोहरा बनाया, पूरा USSR को बैकफुट फेंक दिया। आप मुझे MI6 के ऑपरेशन बताओगे ही नहीं सर। आपको तो ये भी, आधे लोगों को तो यही कंफ्यूज नहीं होगा MI5 क्या है, MI6 क्या है, आधे तो इसी में कंफ्यूज होंगे सर। क्योंकि क्यों नहीं, जो अंग्रेज, जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ था सर, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, यार वो उनकी एजेंसी ऐसे चुपचाप बैठी होगी पीछे। यार कभी सोच के देखो ना आप, मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, लेकिन ब्रिटेन बिल्कुल शांत रहता है, MI6 का कभी नाम ही नहीं आता सर। तो कुछ गेम पर्दे के पीछे होते हैं जो दुनिया को कभी नहीं दिखाई देते। अच्छा सर, ये मैं समझना चाहता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ, जिस तरह से इंडिया ने रिटेलिएशन किया, इसमें हमारी जो एजेंसीज हैं, जो उसके कितने इनपुट्स होंगे, इंटेल के कितने इनपुट्स रहे होंगे आपको लगता है, क्या? सर इंटेलिजेंस के इनपुट है ना सर, तभी तो महज 3 दिन के अंदर। अच्छा एक चीज मेरे को ये बताओ ना सर, कि मैं नॉर्मल सिविल की तरीके से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं उसको मतलब डिफेंस की लैंग्वेज में बात करूंगा तो बहुत चीजें निकल जाएंगी, उनके वर्ड्स बहुत हुए हैं। पूरा मतलब सारा तो सारा इंटेलिजेंस का इनपुट है। कैसे पता चल रहा है कि सर हाँ, क्या हाफिज के, मौलाना मसूद अजहर के लॉन्च पैड यहाँ पर बने हुए, ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर है, यहाँ उसके रिलेटिव रह रहे, पूरे तो सारे इनपुट ही इंटेलिजेंस के है ना सर। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है सर? दुनिया की सबसे महंगी चीज है इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप एनिमी को कैसे मारोगे? अगर आपको दुश्मन को मारना है तो आपको दुश्मन को जानना पड़ेगा सर। अगर हिंदुस्तान को, अगर हमारे एयरफोर्स को एक एयर स्ट्राइक करना है, ठीक है, हमारे को एयरफोर्स से अगर MiG-21 राइफल से भी अगर मिसाइल्स गिरानी है, तो हमारे को लोकेशंस तो पता होनी चाहिए ना सर।
तो लोकेशन कौन देगा? लोकेशन तो हमारी इंटेलिजेंस ही देगी ना। तो इंटेलिजेंस का तो हमेशा इनपुट है सर, चाहे आप आज बोलो, चाहे 99 कारगिल वॉर बोलो, चाहे 1971 का वॉर बोलो, 65 62, सब जगह तो इंटेलिजेंस का ही इनपुट है सर। और ये बातें भी आती है जैसे पाकिस्तान की पहलगाम जो है वो होने दिया गया था इंडिया की तरफ से। आपको लगता है कि अरे सर, इस तरह के दावे जो किए जाते हैं, ये दावे कौन कर रहे हैं सर? ये दावे करने वाले हैं कौन जो कहते हैं कि इंडिया की तरफ से होने दिया? उन लोग सर देखो, उन लोगों को ये बोलो कि भाई तुम आके इतना बड़ा, हमारा देश लोकतंत्र देश है ना सर, शायद हमारा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और इस देश के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो रहते हैं हमारे देश के अंदर है, लेकिन फंड पूरा कहां से उठाते हैं? वेस्टर्न से। ये वो लोग हैं जो एक एक महीना धरना करते हैं रोड के ऊपर। अगर आज मैं 4 दिन काम ना करूं ना सर, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, यार मेरा घर कैसे चलेगा? और ये लोग तो 2-2 महीने 4-4 महीने बैठे रहते हैं। इनका फंड कहां से आ रहा है सर? कहां से ये लोग हजारों लोगों को बैठा रहे हैं? कभी ये सोचा है सर कि 10-10, 20-20 हजार लाखों लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों को डेली सैलरी भी दे रहा है कोई आदमी, वो चुपचाप अपने घर में जाते हैं, खाना भी बनाते हैं, कोई तो पैसा दे रहा होगा। हम 5 दिन काम ना करें, हमारी हालत खराब हो जाती है सर। तो ये लोग यहां रहते हैं, हिंदुस्तान में है, बात पूरी वेस्ट के कहने पर करते हैं सर। इनको बोलो तुम्हारे पास इतना ही बड़ा एविडेंस है, सबसे बड़े लोकतंत्र है यार, जाओ ना यार, कोर्ट पर जाओ आप। क्यों सर? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जाओ, हाई कोर्ट पर जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट पर जाओ यार, आप एविडेंस दो ना यार। अब मुंह से तो कुछ भी कह देगा सर आदमी। अच्छा, ये मुझे बताइए, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बिगड़े थे उस दौरान, जैसे टर्की हो गया या चाइना हो गया, उन्होंने खुलकर सपोर्ट करना शुरू किया पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ कोई ऐसा स्ट्रांग खड़े नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और भी हमें पॉलिटिकल अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है, या चीज़ें उस तरीके से नहीं लाई गई सामने? सर हमारे को जरूरत ही नहीं है, हम तो पावरफुल देश है सर, हमारे को क्यों जरूरत है किसी की सपोर्ट करने की? और भगवान से दुआ करो यार ऐसी भी नौबत ही ना आए कि हिंदुस्तान को दूसरे देश सपोर्ट करें सर। काफी बातें होने लगी थी। नहीं सर, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को, भाई इंडिया को जरूरत नहीं है किसी भी, इंडिया एक बहुत पावरफुल देश है सर। और जो लोगों को दिखाई देता होगा ना हमारे पास कि ये वेपन है, ये मिसाइल है, मैं आपको ये बताऊं भाई कि दुनिया की कोई भी सेना अपनी 50% चीजें तो बताती नहीं है, वो तो आपको वॉर में पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं। और हम थोड़ा ना चाहेंगे हमारे को सपोर्ट करो। आप क्या चाह रहे हो कि सर हम पाकिस्तान जैसे कमजोर देश बने यार सर, कि लोग हमारे को सपोर्ट करें यार? तो इंडिया को जरूरत नहीं है सर। खुलकर जिस तरीके से बातें सामने आने लगी थी सर सपोर्ट के, हाँ, ये मीडिया के अंदर चीजें। सर देखो मीडिया ने तो लाहौर तक भी हमारी फौज पहुंचा दी थी सर। उनको तो अपने टीआरपी से मतलब है। एक चैनल बोल रहा था कि भाई एलओसी क्रॉस कर चुके, दूसरा बोल रहा है नहीं लाहौर पहुंच चुके हैं, तीसरा बोल रहा है कराची कब्जा होने वाला है। उनको वो लगी हुई थी यार आगे कौन बढ़ेगा करके, वो तो टीआरपी के लिए है सर। देखो सर बोलना बहुत आसान है, चाहे मैं ही हूं, पॉडकास्ट में कहना बहुत ईजी होता है सर। यहाँ बैठ के एसी कमरे में बैठ के माइक के आगे को हम कुछ भी बोल देंगे। ग्राउंड के हालात जाकर देखो सर, जब समझ में आएंगी चीजें, फिर आपको दुनिया में कोई सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आपके पास इतना मैटर होगा कि आप 2 महीने तक भी बोलते रहोगे तो खत्म नहीं होगा सर आपके पास। फिर आपको सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा सर, ग्राउंड के हालात समझने पड़ेंगे। अच्छा, इंडिया के अगर हम पूरे अगर बॉर्डर्स को देखें तो सबसे सेंसिटिव आपको कौन सा लगता है, सबसे एरिया जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर इंडिया को स्ट्रांग पोजीशन रखनी होनी? देखो इंडिया स्ट्रांग, अगर हम बॉर्डर एरिया कोई भी, आप JNK के चले जाओ सर, या आप नॉर्थ ईस्ट के चले जाओ, ठीक है, तो थोड़ा सेंसिटिव है ही सर। क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आप जाओ तो इस टाइम थोड़ा बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन, क्योंकि चाइना वहाँ से सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से कंटिन्यू पाक का इन्फिल्ट्रेशन अंदर रहता है, और यहाँ से आप देख ही रहे हैं इस टाइम ISI ने पूरा कंट्रोल कर रखा बांग्लादेश के अंदर। इस टाइम नेपाल के अंदर भी इस टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो जब भी कोई पावरफुल बनता है ना सर, आप में एक चीज, छोटा सा एक उदाहरण है जो लोग आसानी से समझ जाएंगे, जो बच्चे भी इसको समझ जाएंगे। जब तक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा भाई। आपका कभी, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो दुनिया में दुश्मन उसी के होते हैं जो सक्सेस होता है। आपने कभी सुना है कि अगर मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाले का कोई दुश्मन होगा या उनको कोई ट्रोल करेगा? सर ट्रोल किसको करेगा? दुनिया में किसके बारे में बात करेगा? जो सक्सेस पर जाएगा सर। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी टाइम रहे थे, मणिपुर में पिछले 2 सालों से अशांति है, फॉरेन है उसमें पावर्स इन्वॉल्व है, उसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है और क्या चीज़ें इन्वॉल्व है इसके पीछे? सर देखो मैं आपको मणिपुर का बताऊं तो अल्फाबेट में शायद 26 अल्फाबेट होते हैं सर, ABCD Z तक। मणिपुर में इससे टेररिज्म ग्रुप है सर, आप इंसर्जेंट ग्रुप बोलो, इससे ज्यादा। अच्छा, अब आप सपोर्ट सोचो उनको कितना सपोर्ट होगा। शायद मुझे 2005 की बात है या 2006 की है, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। तो 2006 में जब मैं एक बार उनके ट्रेनिंग कैंप में गया था तो मैंने उनके पास वो वेपन देखा था, जो वेपन 2000 शायद 17 या 18 तक हमारे पास नहीं था। अब आप सोच लो कि कोई ना कोई तो कंट्री होगी जो उनको सपोर्ट कर रही होगी। मतलब 2005 या 6 में मैंने वो हथियार देख लिया जो 2018 में हमारे पास नहीं था। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कितने एडवांस हैं वो लोग भी।
क्या सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं उसका उस सर इलाके? गवर्नमेंट कर ही रही है सर, गवर्नमेंट जिस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट कर ही रही है। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता सर, आज बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे आजकल जो आपका क्वेश्चन आया कि लोग बहुत सारे, मैं यार उनसे बोल रहा हूँ भाई आप इससे पिछले वाली गवर्नमेंट से क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे यार जो 60 साल तक थी। आप क्या चाह रहे हो भाई 15 साल के अंदर ही आपके स्वर्ग लाकर दे दें? अगर कहीं पर कचरा हुआ है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना सफाई करने में सर। किसी ने 60 साल तक पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया और आप उम्मीद करते हैं कि 15 साल के अंदर बिल्कुल पलट के चेंज हो जाए, थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन आप इंसिडेंट बताओ ना सर मेरे को, आप 2014 के बाद के आप इंसिडेंट बता दो इस देश के अंदर, एक या दो इंसिडेंट को छोड़कर, और आप उससे पहले के इंसिडेंट देख लो पूरे देश के अंदर सर। तो वक्त लगता है सर, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सॉल्यूशन कर रही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हो रहा है, तो आर्मी अपना पूरा काम कर रही है। और देखो एंटी एलिमेंट्स होते ही है, वेस्टर्न्स की पावर्स हैं, चाहे चाइना आप बगल में ले लो या वेस्ट के बड़े देश हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने, तो कैसे उसको इंटरनल चीज़ों में उलझा के रखें, चाहे आप उसको नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंट ग्रुप कर लो या नक्सलाइट कर लो, सब एक ही चीज़ है सर। क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, या सोशियो पॉलिटिकल जो थॉट्स है वो चीज़ें? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लोग इतने बुरे नहीं है सर। मैं अगर मेरे से भी आप पूछो, अगर मुझसे पूछो, मैं बोलूँगा अगर हिंदुस्तान में अगर कहीं के इंसान सबसे अच्छे हैं तो मुझे ट्राइब इंसान सबसे अच्छे लगे नॉर्थ ईस्ट के, बहुत प्यारे लोग हैं सर। इनके बीच में जो है ना सर, जो इनके जैसे दिखते हैं, चाहे वो म्यांमार से आए हो कहीं से आए हो, वो वहां पूरा का पूरा प्रोपोगंडा फैलाना, लोगों को भड़काना, आर्मी के अगेंस्ट करना, इंडियन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट करना, ये सब उनका काम है। वो नहीं बनने दे रहे हैं रोड। यार इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी रोड बने यार? भारत क्यों नहीं चाहेगी रोड बने? इंडियन गवर्नमेंट तो हमेशा चाहेगी ना सड़कें बने, लेकिन वो लोग सड़कें नहीं बनना देना चाहते सर। उसके पीछे दो रीजन। वो कहते हैं अगर तरक्की हो जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, स्कूलें बन जाएंगी, एजुकेशन हो जाएगी, तो इनके हाथ में वेपन कौन देगा? अगर इनको अगर एक मैं आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर एक बच्चे को इजीली तरीके से रोजगार मिल रहा है तो कभी वेपन उठाएगा सर? कभी नहीं उठाएगा। तो वो लोग चाहेंगे ही नहीं ना सर कि रोजगार यहां तक पहुंचे। वो गवर्नमेंट को काम करने नहीं देते। और अगेंस्ट देखो, गवर्नमेंट के लोग क्या आएंगे, दो दिन के लिए आपके पास आएंगे, तो 28 या 30 दिन तो आपको उन्हीं के साथ रहना ना। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लो, अगर आपका कोई दोस्त होगा, आप कितने भी अच्छे हो अपने जीवन में, आप अपने दोस्त को समझाओ कि यार ये चीज तू गलत कर रहा है, वो आपका दोस्त थोड़ी देर के लिए आपकी बात समझ जाएगा। लेकिन आप अपने दोस्त के साथ कुछ एक टाइम के लिए हो, 1 घंटे 2 घंटे के लिए समझ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो उस माहौल में चले जाता है जहां सब घटिया लोग होते हैं, फिर वो उसको उस माहौल में डाल देता है, क्योंकि वो कंटिन्यू उसके साथ है ना। तो जो थोड़ी देर के लिए जो आपकी बातें अच्छी लगी हैं उसको, वो उसको समझने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसे माहौल में चले जाता है जहां का सर्कल बहुत खराब है, और कंटिन्यू उस सर्कल में रहता है, तो आपकी असर कम हो जाएगा, उस चीज का असर उसके ऊपर ज्यादा होगा। तो हमेशा हमारे लीडर 24 घंटे हमेशा उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो सेम यही सिचुएशन जो मैंने आपको एक उदाहरण एक दोस्त की तरह समझा के बताया। राइट। मुझे ये बताइए कि जोग्राफिकली जो रीजन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात, ये दोनों एरिया काफ़ी सेंसिटिव माने जाते हैं। ऑपरेशन चलाना दोनों ही एरियाज में सबसे ज़्यादा कहाँ मुश्किल आती है? जैसे आपने टेक्निकल सर नॉर्थ ईस्ट, ओके, उदाहरण बताता हूँ। हाँ, छोटा सा, JNK के अंदर अगर आर्मी ऑपरेशन कर रही है, सपोज करो एक कंपनी का एक ऑपरेशन है या एक बटालियन का ऑपरेशन है या ब्रिगेड मिलकर एक ऑपरेशन कर रही है, अगर सपोज करो कि वहां पता चलता है कि JNK के अंदर 4 मिलिटेंट आ रखे हैं, तो जब जम्मू कश्मीर का जो ऑपरेशन होता है ना, वो 4 मिलिटेंट क्या करते हैं, आर्मी के साथ फाइट करते हैं और काउंटर में मारे जाते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन कितना चलता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे भी चलता है। आपने कई बार 10 घंटे भी सुना होगा कि आर्मी का 10-10 घंटे भी ऑपरेशन चला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो ऑपरेशन होता है वो महज 2 या 3 मिनट का होता है सर, इससे ऊपर होता ही नहीं है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर किसी ने ये बोला कि अगर दुनिया में अगर आप मुझे सबसे डेंजर कभी बोलो अम्बुश, दुनिया का सबसे खतरनाक अम्बुश कहाँ का है, तो मैं बोलूंगा मणिपुर का अम्बुश। वहां का मिलिटेंट का अम्बुश ऐसा है कि वो लोग उनकी टैक्टिक्स अलग है काम करने की। वो लाई के गोरिल्ला, फाइट के गोरिल्ला पर बिलीव करते हैं, एज ए CI वॉर के ऊपर। वो लोग क्या करेंगे कि पहले पूरा वॉच करते हैं, आर्मी को पूरा रैकी करते हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं। जब वो आर्मी के ऊपर कोई काउंटर करते हैं तो काउंटर करेंगे 2 या 3 मिनट का, लेकिन कैजुअलिटी दे जाएंगे 10 या 12 की। मतलब उनका अम्बुश ऐसा होता है कि सपोज करो कि बरसात आ रखी है बहुत तेज और आपको रोड क्रॉस करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बिना बरसात की बूंद टच हो आप रोड को क्रॉस कर सकते हो? नहीं है ना, नहीं। बरसात की तो सेम उनकी गोलियों की बौछार ऐसी आती है सर, उनका अम्बुश ऐसा होता है। सो उनके जैसे कि हम दूसरी जगह पे जो हम इंटेलिजेंस रोल प्ले करते हैं, तो क्या उनके ऐसा हमारी कोई नहीं है इंटेलिजेंस? है कंटिन्यू, हमारी सीक्रेट सर्विस है, RNW, MIO, IBO, लोकल इंटेलिजेंस तो काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर और JNK में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। यहाँ क्या होगा, एक आदमी आपके ऊपर फायर करके जाएगा और गाँव के अंदर जाएगा, वेपन कहीं भी छुपा देगा, बच्चे को गोद में पकड़ लेगा,
मेरी बात समझ रहे हो? वो बच्चे को पकड़ लेगा क्योंकि कुछ एक लोग उनके साथ मिले। अब आप क्या करोगे सर? यहाँ दो चीजें हो गई, या तो आप सबको उठा के लाओ, तो आप कहोगे यार आपने इस देश का ह्यूमन राइट्स वो है, आदमी के मानव अधिकार नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करेगा आदमी? देखो, अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, भारतीय सेना, अगर हम लोग इनोसेंट को ना देखें ना सर, तो आर्मी महज 48 घंटे के अंदर पूरा खत्म कर सकती है सर। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, कई इनोसेंट मारे जाएंगे। जो ये युद्ध चल रहा है, जो ये इंसर्जेंसी चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि हमारी जो आर्मी है या हमारा देश है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, एक आतंकवादी बच रहा है, बचने दो, लेकिन इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। उस आतंकवादी को तो हम मार ही देंगे सर। तो हम उस पर बिलीव करते हैं, हमारी सेना इस पर बिलीव करती है। सर जैसे कि अलग अलग ऑफिसर्स के अलग अलग एक्शंस होते हैं। जैसे हमने जम्मू कश्मीर देखा था, जब पत्थरबाजों से निपटना था और वो घिर गए थे, तो उन्होंने एक मिलिटेंट को ही यस तो वो जो तरीकों को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। तो आप क्या मानते हैं कि वो तरीका सही था या गलत था? सर क्रिटिसाइज किसने किया? तो देखो, बुरे का साथ कौन देता है जीवन के अंदर? बुरे का साथ वो देगा जिससे उससे बेनिफिट हो रहा हो। इस दुनिया में आप उठाकर देख लो सर। करेक्ट। लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलते हैं कि यार एक चीज है कि भाई, उदाहरण के लिए कि एक आदमी ने क्या कर दिया, बच्चियों का रेप करके भागा, पुलिस ने इसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। ये नहीं करने वाले कौन लोग हैं सर, जो बोलते हैं नहीं करना चाहिए करके? लोग कहते हैं कि मिलिटेंट को तुमने गाड़ी के आगे बांध के लेकर आए। ये कौन कह रहा होगा? ये वही कह रहा होगा जो उसका बच्चा लग रहा होगा, चाचा ताऊ का लड़का लग रहा होगा। क्या कभी आप किसी गलत आदमी के लिए ये बोलोगे जिसने दुनिया के अंदर आतंक फैलाया हो, इनोसेंट आदमी को मारा हो, अगर उसको भारतीय सेना मार रही है, उसका एनकाउंटर कर रही है, उसको लेके आ रही है? मैं नहीं मानता इस देश का कोई भी एक सही नागरिक जो ये कहेगा कि गलत कर रहे हो। आप उनकी बात कहां करते हैं सर? मैंने आपको क्या बोला? वो इस देश में रह रहे हैं, बात वेस्ट की करते हैं सर। अगर कोई भी आदमी इस देश के अंदर आतंकवादी के मरने में दुखी हो रहा है, तो ये समझो कि वो उनसे बड़ा आतंकवादी है जो सिर्फ व्हाइट कपड़ों में घूम रहा है सर। सिर्फ एक आतंकवादी के मरने में सिर्फ वही आदमी रोएगा सर। कभी भी इस देश का नागरिक तो नहीं रोएगा सर एक आतंकवादी के मरने में। बहुत खूब, सही कहा आपने सर। मैंने एक रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि आप बांग्लादेश के रेड लाइट एरिया में गिरफ्तार होने से बचे थे। अरे सर क्या कर रहे थे? बहुत ही उसमें लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया कि यार मैं रेड लाइट एरिया में क्यों जाऊंगा यार भाई, रेड लाइट एरिया है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों के सोर्स भी होते हैं सर, सोर्स के लिए हर जगह जाना पड़ता है। ठीक है, अब जो आजकल शॉर्ट्स बनाते हैं, क्या करते हैं, ये आगे पीछे की चीजें हटा देते हैं और उसमें सिर्फ इतना ही चीज डालते हैं कि वो रेड लाइट एरिया में डेली जाता है। वो साला इतना वायरल तो पूछो मत यार। तो भाई एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग सोर्स होते हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एंटी एलिमेंट्स वो इन जगह में बहुत जाता है यार। वो कहाँ जाएगा सर? वो देखो, एक आदमी है जिसके पास पैसे पड़े, जिसके पास पैसे हैं, वो क्या करेगा? तो जुआ खेलेगा या तो नशा करेगा या उन जगहों पर जाएगा जहां रेड लाइट एरिया, यही तो करेगा। जिसके पास फालतू, जिस इंसान के पास मेहनत की कमाई हो, थोड़ा जाएगा ऐसी जगह में। आपके पास, मैं ये बोलूं, कल आपके पास भी हजारों लाख रुपए आ जाएं तो आप भी चलो रेड लाइट एरिया में नहीं जाओगे, आप बोलोगे चलो एक बार क्लब ही जाके आ जाते हैं, क्योंकि पैसे तो उड़ाने ना अपने भी। आप कहोगे मैं क्या करूंगा 10-15-20 करोड़ का, थोड़ा मैं क्लब कैसीनो जाके आता हूँ, गोवा या नेपाल जाके आ जाता हूँ, कहीं भी आप भी क्लब जाने की सोचोगे। तो हम लोग भी अपने अपने सोर्सेज रखते हैं सर जगह पर, तो अपने सोर्सेज से इनपुट लेने के लिए जाते हैं। तो सेम एक जगह मैं भी गया, तो जाने पर पता नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए ही आए थे बीडीआर वगैरह, बांग्लादेश राइफल वगैरह, उनकी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो उन्होंने सडनली चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया एकदम से। शायद हो सकता है किसी और के लिए भी आया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए आया हूँ, लेकिन अगर मैं वहां पर एक सस्पेक्ट हूं, मैं खुद एक अक्यूज्ड हूं, मैं एक उनके लिए मैं एक मिलिटेंट हूं, तो मैं तो अपने ऊपर ही सोचूंगा यार कि जब दर सीढ़ियों से नीचे आया तो मैं भी दौड़ता हुआ आया एकदम से नीचे। तो वो सबको साइड कर रहे थे, मेरे को भी साइड करने के लिए बोला, तो मैंने उसको एक प्यार से बोला अंकल जी, तो उन्हें लगा यार कि चल, बोला भाग यहाँ से करके। तो उन्हें एक सोल्जर को आप हजारों की भीड़ में खड़ा कर दो, हम उसे पहचान लेंगे एक सोल्जर है सर। लेकिन जब भी आप मुसीबत में फंस जाते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक आम नागरिक की तरह मुझे ये बताइए, मुझे भी अगर किसी को भी रॉ में जाना है तो क्या होना, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या एज होनी चाहिए, क्या पढ़ाई होनी चाहिए, अगर आप बता सके तो। सर आप इंडिया की RNW ज्वाइन करना चाहें, हम सिर्फ RNW की बात कर रहे हैं, IB एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, MI एक अलग हो गया। आप RNW ज्वाइन करने के लिए क्या है सर, आप डायरेक्ट RNW ज्वाइन नहीं कर सकते आज की तारीख में। जैसे हम लोग IB के अंदर चले जाते हैं कि IB का फॉर्म भरा, RNW आप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो आज के लिए बड़ी समस्या भी है सर, आप UPSC के थ्रू जा सकते हैं। आपने UPSC ज्वाइन किया, UPSC के थ्रू अगर आप IPS बने, आप IPS बनने के बाद भी आप RNW के लिए जा सकते हैं एज ए डेपुटेशन। ठीक है, अभी आप RNW के जो चीफ हैं, आप कोई भी, इससे पहले सेना साहब भी, पराग साहब भी, सारे IPS जो चीफ बनते हैं वो भी आप RNW के थ्रू, एक UPSC के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर आप RNW में जाना चाहें, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जा सकते हैं सर। ये भी मैं आपको नया बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ही होने चाहिए। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं तब तो आप डेपुटेशन जा ही सकते हैं RNW के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं।
अगर आपको फील्ड में ऑपरेशन करना है तो आपके पास मिलिट्री ट्रेनिंग तो पहले से ही है, आपको थोड़ी इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स या इन ट्रेनिंग या साइबर की ट्रेनिंग, ठीक है, और इन्फिल्ट्रेशन एक्सपेंट्रेशन की ट्रेनिंग आपको RNW देती है। तो इन 3 जगह से भी आप डेपुटेशन जा सकते हैं RNW के अंदर। इसके अलावा भी दुनिया के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो हिंदुस्तान के, चाहे आप बैंक के अंदर ही क्यों ना काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छे कलाकार भी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक ही चीज चाहिए सर, आप देशभक्त होने चाहिए सर। ओके। मतलब सीक्रेट सर्विस बोलती है, हमारी एजेंसी बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ब्रेव, मुझे ब्रेव की जरूरत ही नहीं है सर, ब्रेव तो हम बना देंगे आपको सर, बस हमारे को एक सच्चा इंसान चाहिए जो अपने देश से प्यार करे। आप रविंदर कौशिक सर से बड़ा उदाहरण कोई देख ही नहीं सकते सर, ब्लैक टाइगर सर, जिन्हें इंदिरा गांधी जी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया सर, क्या थे, एक थिएटर आर्टिस्ट थे ना सर। थिएटर आर्टिस्ट के बाद पाक जाने के बाद, एक आर्मी के अंदर कमीशन लेने के बाद, वहां की लॉ की डिग्री लेने के बाद, आर्मी कमीशन लेने के बाद, एक ब्रिगेड कमांडर की लड़की से शादी करने के बाद सर, इससे अच्छा तो उदाहरण ही नहीं ले सकते सर। अगर हमारी सीक्रेट सर्विस को लगता है कि आप सच्चे हो, इस देश से प्यार करते हो, आप एक बहुत अच्छे एक्टर भी हो, तो हम आपको बोलेंगे यार अपनी एक्टिंग देश के लिए दिखाओ ना यार, आप सच में अच्छे एक्टर हो ना, तो हम खुद आएंगे आपके पास और बोलेंगे यार ये एक्टिंग आप देश के लिए करो, ठीक है। अब आपकी जरूरत कहां पर है, आपकी जरूरत फलानी लोकेशन के अंदर है, फलाने रीजन में, फलाने स्टेट में, फलानी जगह पर आपको जाना है, लेकिन उसके लिए क्या है सर, उसके लिए हमें बिलीव तो हो आपके ऊपर। पता चले यार आपके ऊपर बिलीव करने के चक्कर में हमने अपने 10 एजेंट मारवा दिए यार, हमने अपने 20 एसेट खो दिए। तो सबसे बड़ी चीज दुनिया के अंदर क्या है सर, भरोसा। वो भरोसा हमें खुद आएगा आपके ऊपर, आप भरोसा नहीं दिला सकते। तो क्या रहते हैं वो टर्म्स, मतलब ऑब्वियसली कहने को तो हर कोई कहेगा मैं देशभक्त हूँ, बट वो टर्म्स, हाँ वो सर कुछ ऐसे, मैं वैसे ही समझा देता हूँ सर एग्जाम्पल के लिए, कि आप एक चीज ये बताइए, आपने अपने जीवन काल के अंदर अभी तक, टैक्स को चलो छोड़ देते हैं सर, मुझे नहीं पता कि आपने ईमानदारी से कितना टैक्स भरा, आप मुझे ये बताओ कि आपने पर्सनली इस देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, NGO या प्रधानमंत्री कोष में कब ये बोल दिया कि ये मेरी तरफ से इस देश के लिए डोनेट है सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने जाके भाई कारगिल वॉर लड़ा है या आप जाके ऑपरेशन करके आ रहे हो, आप एक हिंदुस्तानी हो ना। आपने इस बार बोल दिया यार कि सर मैंने दुनिया भर की पार्टी में पैसे खर्च कर रखे हैं, मैंने महंगा खाना खा के आया हूं, फॉरेन का ट्रेवल करके आया हूं, तो मैंने पैसे बहुत उड़ा रखे हैं, लेकिन मैं 51,000 रुपए या 11,000 रुपए प्रधानमंत्री कोष में देना चाहता हूं ताकि ये पैसा देश हित में लगे। मुझे ये जो भी लोग सुन रहे हो तो खुद से क्वेश्चन कर लें सर, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा वो कितने बड़े देशभक्त हैं सर। सैलरी क्या होती है अगर आप स्ट्रक्चर नॉर्मल सर, जो सैलरी नॉर्मल है, कोई स्पेशल सैलरी नहीं होती है सर, जो भारतीय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो, और अलाउंसेस हो जाते हैं उसके अलावा। जब भी मैं LOC क्रॉस करता हूं तो एक अलग से सैलरी हमारे को होती है, अच्छा। जैसे एक अलग से, चाहे $1,000 बोलो, $1,500 बोलो, वो एक अलग सैलरी होती है सर, उसको अनाउंसेस बोलते हैं। ये तो आप नॉर्थ ईस्ट भी चले जाओगे तो आपको एक CI अनाउंस मिलेगा, आप जम्मू चले जाओगे तो आपको एक सैलरी के अलावा एक अलग अनाउंस मिलेगा, आप लेह लद्दाख चले जाओगे, ग्लेशियर चले जाओगे तो अनाउंस एक अलग होता है, सैलरी तो एक ही होती है। अच्छा, आप रीजन में हो वहाँ के तो वो डिपेंड करता है आप कितने थ्रेट एरिया में हो, किस में हो, तो आपको एक अलग से सैलरी के साथ एक पैकेज दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो आपकी सैलरी उसी दिन बढ़ गई, नहीं सर, आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हो। ये आपके इस पूरे पीरियड के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपको बॉर्डर पार जाना पड़ा? नहीं, बहुत सारी चीजें रहे सर। देखो, अगर आप सीक्रेट सर्विस से हो तो आप काम भी भारी करोगे ना सर, आपको तो काम हमेशा भारी करना पड़ेगा। बाहर भी मैं आपको सिंपल बताऊं, आप 2 तरह से ही बाहर जा सकते हैं सर, एक आप डिप्लोमेसी के थ्रू जा सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन करके जा सकते हैं सर। बस 2 ही तरीके होते हैं किसी भी आदमी को बाहर भेजने के, ठीक है। लेकिन आप डिप्लोमेसी के थ्रू जा रहे हो तो फिर ऐसा है कि आप वहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब भी एम्बेसी से निकलोगे तो डेफिनेटली उनकी एजेंसी के भी कंटिन्यू नजर होते हैं। सेम जैसे भी एक पाकिस्तान का छोटा सा आपने उदाहरण ज्योति मल्होत्रा के साथ देखा होगा, दानिशवाला, कि दानिशवाला डिप्लोमेसी में आया था और यहाँ एक अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको ग्राउंड पर ऑपरेशन करना है, फील्ड पर ऑपरेशन करना है, तो आपको सेकंड वे चुनना पड़ेगा सर। अब उस देश में कैसे जाओगे, वो एक अलग ही प्लान होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, हर बार चेंज होते हैं सर। मुझे ये बताइए कि IB और रॉ में इंटरनल क्लैश होते हैं क्या? सर क्लैश तो सब में ही होंगे सर, क्लैश क्यों नहीं होती सर, ये तो 100% होंगे। हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा काम करे, गवर्नमेंट उसकी सराहना ज्यादा करे, वो तो हर जगह है ना सर। IB भी चाहेगी कि यार मेरे से पहले RNW इन्फॉर्मेशन ना दे सके, क्योंकि ये मेरा एरिया, इंटरनल मेरा एरिया है, और अगर RNW एक इन्फॉर्मेशन देती है कि बॉम्बे के अंदर एक ऐसा है, तो यार IB को क्या लगेगा कि गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यार IB क्या कर रही है यार। एक एग्जांपल के लिए ना सर, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो बेस्ट करे, तो इंटरनल क्लैश तो होते ही हैं सर। इसके लिए तो आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं सर, कि अगर आप फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा का एक इंसिडेंट देखें, ठीक है, जो हमारे एक बहुत सीनियर, मैं नाम भी नहीं बोलूंगा उनका, जिन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था कि दाऊद को मारने के लिए, और वो अशोका होटल में बैठे हुए थे, और उसी होटल में उनके साथ विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह थे। तभी मुंबई पुलिस वहां पर गई सर, और मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, जबकि
चीफ ने बोला कि एक ऑपरेशन है करके, तो लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोला ये तो वांटेड है। तो ये तो क्लैश ही है ना सर। लगता है आपको दाऊद है अभी भी? और सर तो देखो, ये तो आईएसआई को पता होगा सर, दाऊद है या नहीं है। आईएसआई के अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता होगा दाऊद जिंदा है या नहीं। पर दाऊद अब हमारी प्रायोरिटी में है क्या देश की, कि अब उसको भूल गया है? नहीं भूल, हिंदुस्तान कभी भूलता नहीं है सर। कैसी बात करो, अभी लेके आया ना सर, यूएस से लेके आए ना एक सर। तो इंडिया कभी अपने एनिमी को नहीं भूलता सर, हिंदुस्तान कभी नहीं भूलता सर। ये जानना है कि मुझे कि आपकी जब एनएसजी में थे तो आपकी कभी मुलाकात संदीप उन्नीकृष्णन जी से हुई थी कि? नहीं, मेरे सीनियर थे सर वो। एक्चुअली क्या है, जब मैं एनएसजी डेपोटेशन गया तो उससे पहले वो शहीद हो गए थे सर, क्योंकि मेरा डेपोटेशन उनके बाद था। ओके। वो 51 इस पे एसएजी के थे, तो शायद ताज वाले ऑपरेशन में वो शहीद हुए थे। तो मेरा जो एनएसजी डेपोटेशन था वो 2010 में था सर। एनएसजी किस तरह के ऑपरेशंस के लिए ट्रेन रहती है? दोनों जल और जमीन और एयर दोनों के ऊपर सर, मतलब लैंड और स्काई दोनों, जिसके लिए 51 एसएजी एंटी टेररिस्ट जो बना हुआ 51 एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप एंड 52 स्काई मार्शल, दोनों चीजों के लिए। तो इस देश की ट्रेनिंग भी अलग रहती है पूरी सर? नहीं, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, थोड़ा सा कोर्स अलग होता है सर। हम ट्रेनिंग साथ करते हैं हमेशा। थोड़ा सा क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आप लोग कॉलेज जाते हो सर, आप स्कूल पढ़ते हो तो 12th तक तो साथ ही पढ़ते हो ना सर। 12th के मतलब शायद 10th तक साथ ही पढ़ते हैं। 10th के बाद कोई पीसीएम ले लेता है, कोई साइंस ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है। तो वैसे ही ट्रेनिंग सब चलेगी। अगर आप 52 के अंदर जाओगे, आप 51 के अंदर जाओगे, आप SWS के अंदर जाओगे, ठीक है, तो आपको जो लास्ट की जो चीजें होती हैं वो आपको डिवाइड कर देती हैं, बाकी सेम चीजें होती हैं। ओके। बस माइनर चीजें चेंज। आपका एनएसजी से एसपीजी में जाना कैसे हो गया था? नहीं, एसपीजी में नहीं गया सर मैं। अच्छा, मैं एसपीजी के अंदर नहीं था। एसपीजी में ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेस जाते हैं सर। एसपीजी के अंदर आपको सेना से नहीं मिलेंगे। एसपीजी ओनली सिक्योरिटी के लिए बनी है सर, पीएम सिक्योरिटी और गांधी परिवार के लिए बनी थी, तो एसपीजी नहीं। तो अच्छा, तो आपने कभी पीएम की सिक्योरिटी? नहीं, मैं मोदी साहब के साथ रहा सर, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। एनएसजी कवर था उनको। अच्छा, एनएसजी का आप एनएसजी के थ्रू? मैं एनएसजी के थ्रू उनके साथ था, मोदी सर के साथ। तो सर ये जो एसपीजी की जो कवर वो रहती है, पूरी सिक्योरिटी रहती है, क्या इनके भी लेयर्स होते हैं कि? नहीं सर, देखो एक्चुअली क्या होता है, दुनिया का कोई भी XYZ चार कैटेगरी में हमने अगर सिक्योरिटी को बांधा है, राइट, तो हर एक का अपना एक प्रोटोकॉल है सर, कि एक्स के अंदर क्या कैटेगरी होगी, वाई के अंदर क्या कैटेगरी होगी, जेड के अंदर क्या कैटेगरी होगी, जेड प्लस में क्या कैटेगरी होगी, जेड प्लस के बाद उसके बाद भी क्या, ये जेड प्लस दिल्ली पुलिस का है, ये जेड प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस का CISF या ITBP का है, ये जेड प्लस SPG कवर है, ये जेड प्लस NSG कवर है। सबके अलग अलग कवरेज होते हैं सर। जेड प्लस में कोई किसी को CISF भी कवर कर रही होगी, किसी को ITBP भी कवर कर रही होगी, किसी को जेड प्लस को दिल्ली कवर भी कर रही, दिल्ली पुलिस भी कवर कर रही होगी, ठीक है, किसी को SPG भी कवर कर रही होगी सर जेड प्लस, किसी को NSG भी कवर कर रही होगी। तो सिक्योरिटी लेयर बहुत अलग अलग है। और ऐसा नहीं है कि अगर SPG कवर कर रही है तो एक SPG का ओनली अपना एक एयर इनर सर्कल है, उससे पहले एक CPT अलग होगी, क्लोज प्रोटेक्शन टीम अलग होगी, उससे पहले दिल्ली पुलिस अलग होगी, उससे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग होगी, उससे पहले लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एक अलग होगी, उससे पहले IB एक अलग होगी, उससे पहले RNW का रिंग अलग होगा। बहुत सारे रिंग्स होते हैं सर। अगर आपको किसी भी जेड प्लस के मेन टारगेट तक पहुंचना है तो कम से कम आपको 8-9 रिंग तोड़ने पड़ेंगे सर। इज अ लॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब एक लंबा। अगर जैसे PM है या CM है, जब किसी रैली में जाते हैं किसी में, और वो अचानक से वो तोड़कर अगर लोगों से मुलाकात करते, तो उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखा? उन लोगों के बीच में भी पूरे सिक्योरिटी के लोग होते हैं सर। आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको सिर्फ वहां पर SPG नजर आ रही है, SPG के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैंने आपको कितने सिक्योरिटी रिंग बताया? 8-9 बता दिया। 8-9 रिंग, वो सारे के सारे रिंग्स होते हैं सर। अच्छा, पूरे? बिल्कुल। राजीव गांधी में क्या हो गया था सर? देखो एक्चुअली क्या होता, राजीव गांधी के अंदर हमारी सीक्रेट सर्विस ने पहले बोल दिया था कि आप इसको अवॉइड करो। इस रैली को अवॉइड करने के लिए RNW ने पहले बोला था कि सर आपकी लाइफ को थ्रेट है, आपकी लाइफ को थ्रेट है, आप इसको नहीं करो। लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी वायलेशन था राजीव गांधी जी की तरफ से सर। इसके बाद भी उन्होंने मीटिंग करी। लेकिन और एक चीज और, अगर आप धानु की बात करें, जिस लड़की ने एक्सप्लोजिव तेल मूली राजरत्ना उसका पूरा नाम था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजीव गांधी XPM थे उस टाइम शायद, तो राजीव गांधी के ऊपर ये सुसाइड अटैक करने से पहले उन्होंने सेम ड्रिल एक मुख्यमंत्री के ऊपर भी किया था। ऐसा नहीं है उनका पहला कोशिश था ही। LTT ने यही प्रोसीजर किया था कि हम सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। और आपको मैं बताऊं, जो तेल मूली राजरत्ना उफ धानु थी, उसने 2 साल की ट्रेनिंग ली है बेबी सुब्रमण्यम से। एक लड़की ने 2 साल की तो मरने की ट्रेनिंग ली है सर। तो ऐसा, मैंने आपको थोड़ी देर स्टार्टिंग में एक चीज बोल दिया था, अगर दुनिया के अंदर, अगर आप मुझे बोलो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि LTT जैसा ग्रुप ना तो कभी इस धरती में आया सर, ना कभी इतिहास में आएगा। आप अलकायदा बोलो, आप ISIS बोलो, ठीक है, आप लश्कर तोयबा बोलो, जैस बोलो, ये 1% भी नहीं है सर LTT के, 1% भी नहीं। कहते हैं कि सबसे पहले सेल्फ सुसाइड बॉम्बर उन्होंने थे। मैंने आपको बोला ना सर, इज द फर्स्ट ID पहला देने वाले, वो दुनिया का पहला सुसाइड बॉम्ब। आपसे मैं ये बोलूं सर, एक सीधा सवाल है आपसे, आप और मैं भी बैठे हैं, मैं आपको बोलूं यार सर एक काम करो, मुझे
1,000 रुपये दे दो, आप दे दोगे सर, क्या ले लो लक्की लिस्ट। मैं बोलूँ यार एक काम करो, जरूरत है 10,000 दे दो, शायद वो भी आप दे दोगे यार, चलो दे देते हैं। मैं आपको बोलूँ एक काम करो यार, मुझे अपनी उंगली काट के दे दो एक, आप बोलोगे कैसा पागल इंसान है यार, आप मुझे उंगली काट के दोगे? दुनिया में कोई भी नहीं देगा, मेरा कितना भी क्लोज दोस्त तो कहेगा जो मेंटल इससे दूर दोबारा मत मिलना, यही तो बोलेगा। लेकिन कोई इंसान किसी को कहता है कि तुझे मरना है और 2 साल तक मरने की, वो मरने वाला डेंजर नहीं है सर, डेंजर है उसको तैयार कर रहा है, जो वो कितना खतरनाक होगा जो किसी इंसान को सुसाइड बॉम्ब बना रहा है, इसको एक आम इंसान इसकी कल्पना नहीं कर सकता सर। को अपना पहला रियल जो आपने स्नाइपर टारगेट किया था वो याद है आपका पहला टास्क? फर्स्ट तो सबको याद ही होता है सर दुनिया के अंदर, तो जो फर्स्ट अपना हिट था तो वो लाइव भी ग्राउंड के अंदर लाइव ही था, और पहले तो बिलीव भी नहीं हुआ कि अपना हिट लग भी गया उसको सर। मतलब विदिन जब पहला बुलेट फर्स्ट बुलेट चला तो स्नाइपर का दूसरा बुलेट की जरूरत ही नहीं होती कभी, तो चंद सेकंड का फर्क रहता है सर, 2 या 3 सेकंड का फर्क था। जिस मचान में वो बैठा हुआ था तो ऐसा लगा कि वो मचान के ऊपर ही है, और बड़ा फील हुआ यार कि गोली कैसे मिस हो गई करके। अच्छा, मिस हुआ था? नहीं लगा ऐसा, अच्छा। टारगेट गिरा नहीं एकदम से। ओके। जब चंद सेकंड के बाद गिरा तो बड़ा सुकून लगा कि यार गोली लगी है। ये ऑपरेशन इंडिया में था, बाहर था, बता अब ये तो बता नहीं पाएंगे सर कि मतलब ऑपरेशंस कहाँ पर होते हैं लाइफ में, कि कौन सी जगह पर होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये जानना है कि जैसे कि अननोन गनमैन का जो एक अभी हम देख रहे हैं, जहाँ जैसे कि इंडिया के जो भी हिट लिस्ट में है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो या फिर कनाडा में हो या दूसरी जगहों पे हो, नेपाल में हो, तो वो सारे हिट लिस्ट पे हैं, उनको अननोन गनमैन के थ्रू मारने की न्यूज़ आ रही है। क्या लगता है इसमें क्या रोल रहेगा? तो अच्छा है ना सर, देखो पहली चीज़ तो सबसे अच्छा है कि देखो जो भी मिलिटेंट है, जो भी टेररिस्ट है, एंटी एलिमेंट्स है, जो हमारे देश को थ्रेट पहुंचाता है सर, तो एक सीधा मैसेज है सर गवर्नमेंट का कि भाई तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, किसी भी देश में रहोगे, तुम सेफ नहीं रहोगे अगर तुमने हिंदुस्तान को थ्रेट देने की कोशिश करी। आज की गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोला है सर, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, हमारी अभी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, हमारे इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो हम तुमसे एक वादा करते हैं कि तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। तो जो भी है चल रहे हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। जहूर मिस्त्री से स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिलिटेंट्स को किल किया गया, उसके बाद कनाडा वगैरह किया। लेकिन ठीक है सर, देखो एक मिलिटेंट जो होता है वो हमारा ही दुश्मन नहीं है सर। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हिंदुस्तानी कर रहा है, ठीक है, कि हमारे एजेंट कर रहे हैं। जो एक आतंकवादी होता है, आतंकवादी दुनिया के लिए आतंकवादी है सर। एक आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो दुनिया के लिए आतंकवादी है, वो हर देश को नुकसान पहुंचाता है। तो एक आतंकवादी के सताए हुए हिंदुस्तान भी होता है, सताया हुआ इजराइल भी होता है, सताए दूसरे देश भी होते हैं, ठीक है। एक आतंकवादी सभी देश का दुश्मन होता है सर। हो सकता है कि कोई भी देश एक अननोन गनमैन या किसी भी देश के कंबाइन ऑपरेशन चल रहे हो, 2 सीक्रेट सर्विस एक साथ भी, देखो जब दुश्मन होते हैं तो 2 सीक्रेट एजेंसी एक साथ भी मिलकर काम करती हैं। अच्छा। और बिल्कुल, अगर मेरा और आपका दुश्मन एक ही है तो क्या करेंगे सर हम लोग? तो थोड़ी देर के लिए तो मिल ही लेंगे ना, चाहे बाद में मैं आपको मार दूं, लेकिन पहले उसको तो मार लें। राइट, क्यों? करेक्ट है। ये मुझे ये जानना है कि जैसे कि ये जो अननोन गनमैन्स होते हैं, ये एजेंट ही होते हैं या दूसरे कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसे देकर या सारी चीज़ें की जाती है? देखो मैं आपको चीज़ें परफेक्ट, तो मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया के अंदर क्या होता है कि कभी भी, ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ, हम हमारे देश को लेकर नहीं चलूंगा, मैं सीआईए का लेकर चलता हूँ। सीआईए क्या करता है? सीआईए को लगता है कि यार नहीं, पाकिस्तान में 2-3 लोगों को गिराना है। सीआईए क्या करेगा सर? आपको क्या लगता है, क्या उन 2-3 लोगों के लिए सीआईए अपना एजेंट की जान खतरे में डालेगा सर? जो उसकी इतनी मेहनत से बने हुए हैं, ठीक है, जो उसके देश के सबसे पावरफुल लोग हैं, जो उसके देश को सेफ रख रहे हैं, इन 2 कौड़ी के टेररिस्ट के लिए थोड़ी जान खतरे में डालेगा। अब उनको एक मिशन मिलेगा, एक टास्क मिलेगा कि जाके तुम्हें इन लोगों को क्या करना है, खत्म करना है। ये क्या है, यूएस के लिए सही नहीं है, ये लोग यूएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सपोज करो उसमें से 2 उनके जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में। क्या करते हैं? कॉन्टेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हर आदमी पाकिस्तान से थोड़ा ना प्यार करता है सर। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि हिंदुस्तान के अंदर भी यहाँ रह कर रह के बात वेस्ट की करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो नफरत करते हैं पाकिस्तान से, वो किसी भी रीजन से नफरत करते हो सर। तो ये लोग क्या करते हैं, 100% चेक करते हैं कि वो आदमी काम का है, नहीं है, टारगेट को किल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब इनको लगता है कि यार नहीं, ये आदमी परफेक्ट है और ये टारगेट को किल करेगा, चाहे वो किसी के बदले में, चाहे वो डॉलर्स ले रहा हो या उसका कोई और वो कह रहा हो मुझे पाकिस्तान से बाहर निकल के सर एक काम कर दो, मैं इस आदमी को खत्म कर दूंगा, मुझे आप इंग्लैंड में सेटल करवा देना, दुबई में सेटल करवा देना, दुबई में कपड़े की दुकान खुलवा देना, ठीक है, या दुबई में एक बिरयानी की दुकान खुलवा देना, XYZ। तो ये बोलते हैं ठीक है भाई, दुबई के अंदर तेरे को हम एक बिरयानी की दुकान खुलवा देंगे, कुछ भी है, इंग्लैंड में तुझे सेटल करवा देंगे, तुझे आदमी को खत्म करना है, ठीक है। तो बोला ठीक है सर। और छोटी मोटी चीजें जो भी हल्की फुल्की ट्रेनिंग में उसकी है, हो सकता है कि यार वो आदमी उसने कट्टा ही चलाया है, उसने नॉर्मल पिस्टल ही चलाया है, उसको MP5 चलाना नहीं आता, तो ये लोग उसको ट्रेन भी कर देते हैं,
ट्रेंड कर दिया, उसको बना दिया। और देखो एजेंसी के पास तो इन्फॉर्मेशन पहले से ही है पूरी की पूरी कि कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ सीआईए के पास। तो सीआईए उन लोगों को बोलते हैं कल उसका प्रोग्राम है, वो कल वहां से निकलेगा, तो मैं शूट आउट करना है, शूट आउट। मैंने आपको छोटा सा तरीका बताया सर। आप हो, अजीत डोभाल सर हो या बिपिन रावत जी थे, आप सब तीनों लोगों में दो चीज़ें कॉमन थी। उत्तराखंड से हैं सर। उत्तराखंड से हैं और अपार देशभक्ति भरी हुई है। क्या है ये उत्तराखंड की मिट्टी में, बताइए। जो ज़्यादातर देखते हैं कि वहाँ से ही सेना में भी लोग ज़्यादातर जाते हैं, देखा जाता है। सर देखो क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जब भी मुझे फक्र है कि सर मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, वैसे तो एक हिंदुस्तानी होने में सबको होता है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं सर। हमारे हर घर के अंदर आपको, हर दूसरे घर में आपको एक आदमी फौज में मिलेगा ही मिलेगा। आप एक गांव के अंदर चले जाओ सर, 10 दरवाजे खटखटाओ, उस 10 दरवाजे में से आपको 8 दरवाजे फौज के ही मिलेंगे सर। दूसरी चीज क्या, बचपन से सुनते हैं सर कि हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड कौन सा है सर? परमवीर चक्र है ना सर। परमवीर चक्र सबसे बड़ा, पहला परमवीर चक्र सर कुमाऊं रेजिमेंट को, मेजर सोमनाथ सर को। जो जब पैदा हुए तो पहले लगा कि भाई इसी उत्तराखंड की धरती को, कुमाऊं रेजिमेंट को क्या है, पहला परमवीर चक्र मिला हुआ है सर। दुनिया का सबसे छोटी उम्र में, इस दुनिया के सबसे छोटी उम्र में महज 16 साल 3 महीने के अंदर इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड के गब्बर सिंह नेगी को सर। तो क्या है, आप जिस माहौल में रहते हो ना सर, वैसे ही बन जाते हो। अगर बॉम्बे के अंदर एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो एक फिल्मी परिवार में पैदा हुआ तो फिल्मी ही होगा सर। उसकी बातों में भी आपको फिल्मी नजर आएगा, चीजों में भी, उसकी चाल में भी फिल्मी नजर आ जाएगा वो, क्योंकि उसी माहौल में डाला हुआ है ना सर वो। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में पैदा होते हो उसका असर आपके ऊपर आता है। तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हो सर कि 15 अगस्त 26 जनवरी को आपके पड़ोसी के घर पर उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट उनसे मिल रही है, तो इससे बड़ा फक्र क्या ले लो सर? दुनिया में कौन आदमी है जो हमेशा जिंदा रहेगा? मेरे को बताओ, है कोई आदमी जिंदा रहेगा सर? नाम हमेशा जिंदा रहता है सर, हमेशा। आप मर जाओगे सर 20, 15, 20, 25 साल के अंदर, दुनिया में सबने चला जाना है, लेकिन नाम हमेशा उनके लिए आपको याद रहेगा। आपको सीखना चाहिए इस देश के युवा को भगत सिंह जी से सर, महज 23 साल की उम्र में। और उससे भी बड़ी चीज, वो उस आजादी के लिए लड़ रहे हैं सर जो आजादी कभी नहीं देखेंगे। हम भी अगर दुनिया में कुछ करते हैं ना सर, आप भी अगर पिक्चर बना रहे हो तो देखते हो यार पिक्चर सक्सेस हो, बैंक बैलेंस आए, मेरी पिक्चर अवार्ड लेके आए, फिल्म फेयर अवार्ड लेके आए, फिर ज्यादा मैं ऑस्कर लेकर आऊं। आपने सपने पहले ही बुन लिए, तभी तो आप मेहनत कर रहे हो ना दिन रात। एक लड़का एग्जाम देता है सर, दिन रात पढ़ाई करता है, 18 घंटे पढ़ाई करता है, कहता है मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा और एक दिन डीएम बनकर बैठूंगा यहाँ पर। हर आदमी का यही सपना है ना सर, दुनिया में कोई भी। लेकिन इससे दूसरा उदाहरण आप धरती में मुझे दे ही नहीं सकते सर, कि एक 23 साल का लड़का जिसको पता है कि मैं उस फांसी में मतलब उस फांसी में लगूंगा जिसकी आजादी को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, मुझे दूसरा उदाहरण ही नहीं दे सकते सर, और शब्द भी नहीं है मेरे पास। करेक्ट है। अजीत डोभाल सर से कभी मुलाकात हुई आप? अब सर ये तो ये भी नहीं बता पाऊंगा सर इसमें चीजें। मतलब देखो, अगर कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे आप स्पेशल फोर्स के हों, आर्मी के हों, जहाँ पर हमारे ब्रिगेड कमांडर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सब होते ही हैं। तो अच्छा, इस तरह कई से। बार। ओके, फिर कौन सी चीज़ है जो आपको उनके बारे में फैसिनेट करती है? सर कंट्री को लेकर सर, जब भी अगर आप ऑपरेशन ब्लू स्टार से देख लो सर, डोभाल साहब का ब्लू स्टार देख लो, उसके बाद आप सिक्किम वाला देख लो सर, जिस तरह से उन्होंने IC और 814 को हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन किया वो, और जैसे पाक के अंदर रहकर इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन देना, इंडिया को सेव करना। और आज भी इस देश के सर NSA चीफ कितने आए देश में? साला 1947 से लेकर 2025 चल रहा है ना। चलो मुझे डोभाल साहब के अलावा दूसरे NSA चीफ का नाम बता दो सर। नहीं बता। इस देश में लोगों से जो सुन रहे होंगे वो भी शौक करेंगे, यार पिछला NSA चीफ कौन था? तो देश तो वही है ना सर। तो आपको डोभाल साहब का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि सर एक इंसान ने काम करके दिखाया। आप किसको याद करते हो सर? इंसान दुनिया में जो काम करता है उसी को तो याद करते हैं सर। इसीलिए उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है सर। अब मैंने आपसे यही बोला सर कि आप मुझे पिछले NSA चीफ का नाम बता दो, बाकी सब छोड़ दो ना सर, कि डोभाल साहब से पहले NSA चीफ कौन था सर, और उनसे पहले कौन था। 1947 में हम आजाद हुए। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आप स्नाइपर रहे हैं, अगर मैं बात करूं, भारत देश अगर एक स्नाइपर तैयार करता है तो कुल कितना खर्च आता होगा एक स्नाइपर के पीछे या एक सोल्जर के पीछे, आप बता सके तो? देखो सर कि अगर मैं आपको एक
चीज़ बताता हूँ, कभी भी क्या होता है, तो एक्यूरेट तो फिगर दुनिया में कुछ ने बिल तो दिया नहीं कि यार महीने का इतना बिल आ रहा है करके, गवर्नमेंट से कभी बिल नहीं है। तो फिर भी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ड्रैगनो यूज़ कर रहे हैं, ड्रैगनो स्नाइपर राइफल रशिया का, तो उसकी बुलेट भी रशिया से ही आती है सर। एक कॉस्ट आप सपोज करो एक बुलेट की, मैं नॉर्मल कॉस्ट, मुझे एक्यूरेट कॉस्ट नहीं पता, वो तो भारत सरकार को ही पता होगा यार कितने की एक बुलेट आती है। अगर एक बुलेट की कॉस्ट भी अगर आप नॉर्मली 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ कुछ भी रखो, तो एक लड़का हज़ारों राउंड फायर करता है सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर। सिर्फ ये मैं आपको बुलेट की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा जब उनकी एक्सरसाइज होती है, एयर जंप वगैरह, जब भी प्लेन ऊपर उड़ेगा सर, कितना फ्यूल का खर्चा होगा सर। एक प्लेन में पायलट भी लगेंगे, उस पायलट की सैलरी भी होगी ना सर, वो उसके इंजीनियर भी होंगे। एक तो एक्यूरेट हिसाब करना तो बहुत मुश्किल है सर कि कितना खर्चा आता है गवर्नमेंट का कि एक सोल्जर, एक स्नैपर को बनाने में। सर मैं इतना ही बताऊंगा ऐसे लोग कि क्या खर्चा है। आप ये सोचो सर कि आप अपने घर में 4 लोग चाय भी पीते हैं, 4 लोग अगर आप चाय पीते हो तो आपके चाय का कितना खर्चा आता है सुबह? कितना, महज 20-30 रुपए। 20। तो हिंदुस्तान में सोचो सर, सिर्फ मैं आपको थल जल वायु की बात बता रहा हूँ, थल जल वायु, इसमें मैं कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो जब भारतीय सेना की सुबह 15 लाख की फौज चाय पी रही होगी सर, तो उस चाय का अगर आप बिल देखोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पैसा ये वो, तो इंडियन आर्मी की चाय का जो खर्चा होगा, सिर्फ सुबह की चाय का बता रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग बेड टी का, तो जो देश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन बोलते हैं सर, उनका बैंक बैलेंस भी नहीं होगा सर उतना। क्या कह रहे हैं आप? सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ चाय का खर्चा, कि मॉर्निंग बेड टी का अगर बिल होगा इस देश की सेना का, तो जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन है उनका पूरा बैंक बैलेंस नहीं होगा। आज भी इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सर, 1/4 1/4 तो सेना के ऊपर ही जाता है ना सर, जो भी जरूरी है। आपको मैं छोटा सा भी, यूक्रेन और ये ईरान और इसका जो वॉर हुआ, आपको मालूम है सर, सिर्फ एक दिन के वॉर का खर्चा, जो इजराइल के एक दिन के वॉर का खर्चा 8,000 करोड़ का था सर। एक दिन का वॉर का खर्चा गया इजराइल का ईरान के साथ में, 8,000 करोड़ का खर्चा सर। आपने जो हमारे जो सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर सोचा है, आपने सोचा इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है सर? एक एक मिसाइल की कीमत कितनी है सर? $2 मिलियन एक एक सिंगल मिसाइल की कीमत सर, S-400 की। लोग तालियां बहुत बजा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है सर? अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा ये आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, क्या ऐसा काम? मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ सर, बहुत शॉर्ट में। क्या होता है, आसिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी है सर। ये वो आदमी है जो पहले ISI के भी चीफ रहे, वहाँ के MI के भी चीफ रहे हैं सर ये। और आसिम मुनीर थल सेना के अध्यक्ष हैं सर। ये थल सेना के हैं, जलवायु के नहीं है ये पहले आर्मी ऑफिसर बने पाकिस्तान की धरती में, जिन्होंने पहले तो क्या किया, पाकिस्तान का एक लॉ चेंज किया। अब पाकिस्तान का जर्नल जो होगा वो 3 साल के बाद रिटायर नहीं होगा सर, वो क्या होगा, 5 साल के बाद रिटायर होगा। ये पाकिस्तान में एक नया लॉ लेके आए आसिम मुनीर। दूसरी चीज कि थल सेना अध्यक्ष को कब फील्ड मार्शल बनाया जाता है, जैसे हमारे SSG मानिकशॉ सर 1971 के वॉर में उन्हें भारत देश का फील्ड मार्शल बनाया सर। आप KM करिप्पा सर, जो पहले 1947 में ऑपरेशन में स्टमो जनरल थे, बाद में उन्हें 1986 के अंदर फील्ड मार्शल बनाया गया, जबकि वो जनरल पहले के थे। तो जनरल को फील्ड मार्शल तब बनाया जाता है जब वो एक बहुत बड़ा एक विक्ट्री काम करे, अपने देश को जीताए, ऐसी लीडरशिप पेश करे। लेकिन हमारा और पाकिस्तान का तो वॉर ही नहीं हुआ था ना सर, क्योंकि थल सेना तो हिली ही नहीं है। तो क्यों आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया? उसके पीछे एक रीजन है सर। उसके पीछे रीजन क्या है, जो वहां पर जो सरकार है अभी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता है सर कि उस देश का तख्ता पलट हो जाएगा। क्या होगा, तख्ता पलट हो जाएगा, और हमेशा रहता है सर पाकिस्तान के अंदर। तो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को लगा यार कहीं मेरा भी भुट्टो के जैसा हाल ना हो जाए, कि जैसे ज़ियाउल हक को उन्होंने जनरल बनाया, कई सारे जनरल को हटाकर, और उन्होंने क्या किया, भुट्टो को फांसी की सजा दी। अभी प्रेजेंट वहाँ के जो PM है उनको भी लगा, तो उनको लगा यार मैं कैसे अपनी कुर्सी बचाऊं। तो उन्होंने क्या किया कि बोला यार आसिम मुनीर को क्या चाहिए, बोला आसिम मुनीर को पावर चाहिए। लेकिन पावर कैसे, पावर या तो मेरी कुर्सी ले ले तब पावर है, और आसिम मुनीर ले लेगा तख्ता पलट कर देगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, पाकिस्तान में PM से भी ज्यादा पावर किसके पास होती है, वहां के जनरल के पास सर। आपको हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर का नाम नहीं पता होगा, लेकिन पूरी दुनिया को आसिम मुनीर का नाम पता है सर। तो PM ने क्या बोला सर, PM ने बोला कि यार आसिम मुनीर को खुश रखो, चाहे बेशक पीछे पीछे घूमना पड़े, कुर्सी तो बची रहेगी। तो बोला सर आप आजीवन कभी फौज से रिटायर नहीं होंगे, आप हमेशा फौज का हिस्सा बने रहोगे। और आज तक आप अपनी गाड़ी में 4 स्टार लेके चल रहे हो, क्योंकि आप पाकिस्तान आर्मी के जनरल हो। अब आप अपनी गाड़ी में 5 स्टार लेके चलोगे, आपको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। अब फील्ड मार्शल बन गए तो आप क्या, आसिम मुनीर आजीवन कभी रिटायर नहीं होंगे सर, वो हमेशा क्या रहेंगे, फौज का हिस्सा रहेंगे।
वो हमेशा फौज की वर्दी पहनेंगे। तो एक जब आसिम मुनीर ऑलरेडी पूरे जीवन भर के लिए पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी बन गए, तो आप उसको क्या पीएम की कुर्सी, क्या प्रेसिडेंट की कुर्सी सर, खत्म हो गए ना वो। उसको पता है कि पूरी आर्मी का कंट्रोल तो मेरे पास ही है भाई। तो अपनी कुर्सी को सेव करने के लिए पीएम ने क्या किया, उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया कि आगे चलकर ना तो तख्ता पलट हो, ना हम जैसे लोगों को फांसी में चढ़ाया जाए सर। मेन रीजन ये था, उसको खुश रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें फील्ड मार्शल बनाया सर। इंडियन जवान है, पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं, और अगर अमेरिकन टेक्निक्स अगर ये मिल जाए तो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन। सर मैं पाकिस्तान के ऑफिसर्स को, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझसे पूछो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वालिफाई, मतलब वो इतने वो हैं सर कि अपनी चीजों के लिए, खुद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, लोग बहुत कंफ्यूज होंगे शायद, मैं उसमें सिर्फ एक ही चीज लाइन से बोला कि पाकिस्तानी ऑफिसर, इंडियन सोल्जर और दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल। एक एग्जांपल बताता हूं, परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ अपने आप को प्रेसिडेंट बनाने के चक्कर में कारगिल वॉर करा दिया सर। मतलब कैसे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कारगिल वॉर हुआ तो पावर किसके पास आई, आर्मी के पास आई, पूरी की पूरी पावर आर्मी को मिल गई ना सर। तो परवेज मुशर्रफ के पास भी पूरी पावर आई, उन्होंने तख्ता पलट किया। तो पाकिस्तान के ऑफिसर, मैंने कहने का मतलब है कि वो दुनिया के अंदर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सर, किसी भी हद तक। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका पीएम क्या चाह रहा है, उनका प्रेसिडेंट क्या चाह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां के ऑफिसर ने सोच लिया ये करना है तो वो किसी भी हद तक चला जाएगा सर उसके लिए। आप सोचो, सेम जो पहलगाम अटैक है, आसिम मुनीर, लास्ट में फायदा किसको हुआ सर? फायदा आज दुनिया के अंदर देखो तो फायदा सिर्फ एक ही आदमी को हुआ है सर, आसिम मुनीर को हुआ है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया सर। एक पहलगाम अटैक से आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना। बहुत सारे आतंकवादी मारे गए जो मरने थे, हो सकता है पाकिस्तान के कई सोल्जर भी शहीद हुए होंगे। मैं ये मानता हूं कि यार चलो पाकिस्तान के, देखो हमेशा ऑपरेशन या वॉर सिचुएशन में इनोसेंट भी मरते हैं, कुछ इनोसेंट भी मरे होंगे, लेकिन फायदा सिर्फ एक आदमी का हुआ, वो हुआ आसिम मुनीर का सर। तो एक पाकिस्तानी ऑफिसर अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है सर। बेसिकली कहने का मतलब ये था सर, कैसे कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी हद तक चला जाएगा अपने फायदे। हाँ, अपने फायदे के लिए सर, अपने फायदे के लिए। हमारे जो ऑफिसर्स हैं या दुनिया के कोई भी ऑफिसर्स हैं, हम लोग हमेशा आर्मी रूल्स के हिसाब से चलते हैं सर, ठीक है। हमारे डिफेंस लॉ चलता है, आर्मी रूल्स चलते हैं। तो पाकिस्तान का वो कोई सिस्टम नहीं सर। लॉ होंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे सर। मैंने कहा ना, पाकिस्तान के जनरल ने लॉ चेंज कर दिया सर। अब पाकिस्तान का कोई भी आने वाला जनरल 3 साल का जनरल नहीं रहेगा सर, 5 साल का रहेगा। आसिम मुनीर ने अपने फायदे के लिए किया है कि मुझे भाई अभी नवंबर में रिटायर होना था आसिम मुनीर को, शायद 2022 में आसिम मुनीर वहां के जनरल बने थे, तो अक्टूबर या नवंबर में उन्हें रिटायरमेंट होना था। लेकिन आसिम मुनीर ने कहा तो बड़ी गलत हो गई करके, है ना। तो सबसे पहले ये सिचुएशन भी आई इस टाइप की, ऑपरेशन सिंधु में वॉर की सिचुएशन हो गई, तो उन्होंने सबसे पहले एक नया किया कि भाई मुझे 2 साल का और बढ़ाओ। अब 2 साल का और बढ़ाओ तो ये हाथों हाथ तो हो नहीं सकता। इसके लिए क्या होगा, उनके संसद में बिल पेश होगा, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स लगेंगे, तो 2 साल बढ़ गए। अब 2 साल बढ़ गए तो ऑपरेशन शांत हो गया। लेकिन मैंने जैसा बोला कि पीएम को फिर भी था कि भाई तख्ता तो तब भी पलट होगा, तख्ता पलट होगा मैं मरूंगा। और आप बातचीत के दौरान बता रहे थे कि अली कोहेन की बात कर रहे थे आप मोसाद, क्यों आपने कहा आप मुलाकात कभी गए आप उस दौरान की, जैसे कि उनके एरियाज में गए हो या? सर देखो कि जो भी इजराइल वगैरह ट्रेनिंग करता है वो एक बार कोशिश करता है कि उनके घर को जाकर देखे। तो अगर आप देखो, उनका एक छोटा सा करियर रहा है उनका, शायद 1961 या 60 में उन्होंने मोसाद ज्वाइन करी और 1966 में उन्हें हैंग कर दिया गया सर। लेकिन जो उन्होंने, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक बोलूँ कि मैंने हिस्ट्री में आज तक उनसे बड़ा स्पाई कभी नहीं देखा सर, कि जिन्होंने विदिन सिर्फ 5 साल की सर्विस में महज कि किसी दूसरे देश के अंदर जाके, सीरिया के अंदर जाके वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज कर देना सर। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर केजीपी उन्हें ट्रैक नहीं करती तो शायद वो 2-3 दिन के बाद वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी बनने वाले थे सर। तो एक ऐसा एजेंट, अगर आज आपको मैं बोलूँ कि आप ऐसे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं सर? मैं यूपी से। अगर आप यूपी से हैं, मैं आपको बोलूँ एक काम करो कि केरल में जाके प्रधानी का इलेक्शन लड़ लो, तो आप जीत जाओगे सर? बिल्कुल भी नहीं। आप तो अपने देश के अंदर ही हो ना सर, आप तो हिंदुस्तान में ही हो। तो आपके लिए कितना मुश्किल है कि यूपी से एक सबसे छोटा सा प्रधान से छोटा कोई इलेक्शन नहीं होता, आप करो प्रधान का इलेक्शन भी आपके लिए मुश्किल है केरल के अंदर। लेकिन एक आदमी जो अपने दुश्मन देश के अंदर जाता है सर, जो इजराइल से निकल के जो सीरिया पहुंचते हैं, जो खुद सिर्फ 5 साल के अंदर वहां के प्रेसिडेंट को चेंज करके एक दूसरा प्रेसिडेंट बना देते हैं और खुद डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, तो सर मैं कह रहा हूं कि हजारों सालों में बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। सर प्रधानी का इलेक्शन तो हम अपने गांव में नहीं जीत सकते। तो फिर आपको ये सोचो ना सर, तो उस आदमी का आप IQ सोचो, देशभक्ति सोचो। और दूसरी चीज सर, अगर आप उनके बारे में पता करोगे तो उनका जो कवर था
वो एक बिजनेस टाइकॉन का कवर था। हमेशा एक कवर होता है किसी भी एजेंट का कि वो कभी भी किसी कंट्री के अंदर घुसता तो हमेशा कवर लेके चलते हैं हम लोग। अब ऐसा तो नहीं है कि चलो अब तो मैं रिवील हो गया हूँ, अगर जो भी एजेंट होंगे कोई ना कोई तो कवर होगा ही ना सर। तो एक बिजनेस टाइकॉन का कवर था उनका, और उनका बहुत पैसा था सर। देखो जब बिजनेस टाइकॉन का मोसाद ने, जब इसराइल ने एक बिजनेस टाइकॉन का कवर दिया तो पैसा तो अनगिनत था सर। तो लेकिन उनके घर की कंडीशन ये थी कि उनकी वाइफ चाहती थी, उन्होंने वादा किया था कि मैं तुझे सिलाई मशीन दूंगा सर। और पता है जब वो जेल में थे ना सर, जब उन्हें हैंग कर थे तो उन्होंने मोसाद को बोला कि मेरी वाइफ को एक सिलाई मशीन दे देना करके। तो एक ईमानदारी देख रहे हो सर आज आप, कि एक आदमी जिसके पास करोड़ों का पैसा है, मोसाद जिससे कोई बजट नहीं पूछेगा, कभी हिसाब नहीं पूछेगा, लेकिन वो फिर भी आदमी अपने घर पर उस पैसे की कमाई को बोला नहीं ये मेरे देश का पैसा है, ये मेरे देश के लिए यूज होगा, ये मेरे पर्सनल यूज नहीं होगा सर। तो फिर यार वो देश तो पावरफुल ही होंगे ना सर, जिस देश में ऐसे सोल्जर होंगे। अच्छा सर, आपने एक बात कही कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई। नॉर्मली हम देखते हैं कि रॉ के एजेंट और जिस तरह के ये सामने नहीं आते, आप सामने आए, क्या वजह रही? क्या आपको लगा कि मुझे आना चाहिए, या आप क्या सोच थी, अगर आप बता पाए तो? नहीं सर, नहीं ये सवाल आपने मुझसे पूछा सर, ये अगर देखो मेरे से ज़्यादा इसका जवाब देगी यूपीए गवर्नमेंट सर। कभी आप सोनिया गांधी का आपको इंटरव्यू लेने को तो उनसे बोलो ना सर। जब मैं जेल के अंदर गया तो उन्होंने क्यों दुनिया भर के मीडियाओं में मेरे बारे में बताया सर? मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ सर, आप उस टाइम के न्यूज़पेपर उठाकर देखो ना सर। कोई ये बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं एनएसजी 51 का है, कोई बोलता नहीं RNW का बंदा है, कोई बोलता है कोर्ट लीमा है। ये तो उस टाइम के गवर्नमेंट से पूछना चाहिए सर, जिन्होंने मेरे ऊपर केस लगा। केस तो यार अभी तो मैं अंडर ट्रायल हूँ ना सर, अंडर ट्रायल हूँ तो भाई मेरे ऊपर सिर्फ आरोप लगे, सिद्ध नहीं हुए सर। लेकिन आपने तो मेरी पूरी आइडेंटिटी रिवील कर दी दुनिया में। इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद 5 सितंबर 2011 से पहले मुझे मेरा पड़ोसी भी नहीं जानता था सर। अगर मेरा घर है ना, मेरे घर के 3 मकान छोड़ दो सर, 3 मकान छोड़ने के बाद चौथे मकान को दिखा दो, वो मेरी शक्ल नहीं जानता होगा मैं इस घर में रहता हूँ सर। उन लोगों को मेरी शक्ल नहीं पता थी। ठीक है सर, आपने कहा था कि आप किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आजकल आपके साथ एक और नाम जोड़ा जा रहा है जिसे हमारी रिसर्च टीम ने ढूंढा है। बताइए कौन है, क्या है तो आप उनके साथ रिलेशन? मैडम प्लीज़ आप आइए हमारे सामने। सो लकी जी बताइए कौन है? सर पहले तो प्रोड्यूसर ही बोलेंगे, उसके अलावा दोस्त, क्योंकि प्रोड्यूसर मैंने जैसे बोला यार वो ज़रूरी है सर, क्योंकि देखो काम करना है और अगर प्रोड्यूसर की तरफ से पैसे आएंगे तभी आगे काम कर पाऊंगा, और मुंबई में रहना भी है, घर भी देखना है। तो इस दफ़ा एज ए प्रोड्यूसर हैं सौम्या मैम, और इनके लिए मैं कुछ फिल्म वेब सीरीज़ लिखी हैं और बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर रही हैं, और मैम का जैसे चैनल जिसके लिए मैं होस्ट करता हूँ सर। ओके सौम्या जी, आप बताइए कैसे मुलाकात हुई आपकी लकी जी से, और कैसे आप लोगों ने इस जॉइंट वेंचर को कहा कि इसके साथ आगे चलना है? तो मेरी लकी सर से मुलाकात हुई थी राइटिंग के दौरान। एक्चुअली मैं पहले एक्टिंग करती थी, ओके। और फिर मैंने सोचा क्यों ना एज एन एक्टर आपको स्क्रिप्ट का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ग्रुप था, उस दौरान मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि मतलब लकी सर हैं, वो आर्मी बैकग्राउंड से और उनकी बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं। तो उस ग्रुप में मैं शामिल हुई और फिर हम राइटिंग में बाहर लिखने गए। तो 8-10 लोग थे सभी टीम में, तो मैं उस टाइम असिस्ट कर रही थी। और फिर मैंने जैसी लकी सर की स्टोरीज़ देखी और उनको लिखते वक्त जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही डीप स्टोरीज़ हैं, जो कि थ्रिलर हैं और आर्मी बेस्ड हैं और सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि ये स्टोरीज़ तो आनी चाहिए। जो मैंने लास्ट फिल्म देखी थी जब मैं बहुत छोटी थी, बॉर्डर मैंने देखी थी, ओके। और वो मेरी फेवरेट फिल्म हुआ करती थी। और क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे फादर भी पुलिस से हैं, पहले वो BSF में थे। कहाँ से हैं आप वैसे? मैं यूपी से हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो MP से हुई है। ओके। जी। तो फिर आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे रही? तो उसी दौरान मेरा, जब मैंने आपको बताया मैं राइटिंग में गई थी और मैंने सर की स्टोरीज़ पढ़ी, तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मतलब अगर ये फिल्में अगर आती हैं तो फिर डेफिनेटली अभी जो हमारा सिनेमा है वो बहुत आगे जाएगा। और क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर देखते हैं कि वो बाहर की फिल्में बहुत देख रहे हैं। आप अमेरिका देख लो या फिर जो भी फॉरेन फिल्में हैं वो बहुत अच्छी थ्रिलर में जा रही हैं, बट हमारे इंडिया में अभी कुछ ही फिल्में हैं जो उस चीज़ को अचीव कर पा रही हैं। तो मैंने जैसी सर की स्टोरीज़ पढ़ी, 2-3 फिल्में मैंने देखी, बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम साथ में मिलके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक्टिंग करती थी, मॉडलिंग करती थी, तो मेरे पास कुछ छोटा मोटा फंड था। तो मैंने लकी सर से बोला कि सर मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और हम अगर साथ में जुड़ सकते हैं
तो क्यों ना हम साथ में प्रोजेक्ट करते हैं, और जो भी रहेगा इनिशियल फंड मैं लगाऊंगी, एंड हम साथ में एज अ को पार्टनर, एज अ को प्रोड्यूसर साथ में वर्क कर सकते हैं। तो फिर मैंने सर से बोला कि, और सर एग्री हो गए, तो मेरे लिए बेस्ट था। और मतलब मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाएंगी, और मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाऊंगी, क्योंकि सर की स्टोरीज में इतना दम है। जिस दिन वो आएंगी, मैं मतलब श्योरिटी है कि ये चीज़ें तो बूम करेंगे ही करेंगे। या वैसे तो आप भरोसा करते हैं। अरे सर देखो कैसे आया भरोसा, नहीं ये एक्चुअली क्या है बताइए। सर, जैसे मैम के साथ थे राइटिंग टीम में, हम लोग क्या होता है पिच करते ही हैं सर अपने सब्जेक्ट, और भी जगह जैसे और भी प्रोड्यूसर को चीजें करना। तो मैम ने देखा यार पिच करने जा रहे हैं, तो मैम ने बोला यार कि ठीक है तुम्हारी सब्जेक्ट मेरे को दे दो। मैंने कहा भाई तुम मेरे को साइन कर लो यार, मेरी तरफ से मेरे को कोई भी कर ले साइन। तो बोले हाँ, बोले साइन करना। मैंने कहा साइन तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैम ने बोला ठीक है यार मेरे पास इतना फंड है। मैंने कहा तो ठीक है आप एक टाइमिंग कर लेते हैं, इस टाइमिंग के अंदर इतने टाइम तक आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे, आप इस सब्जेक्ट का मुझे एक साइनिंग अमाउंट दे दो। तो मैम के पास जो भी फंड था, मैम ने मेरे 3 सब्जेक्ट लिए सर, साइन किया, और साइन करने के बाद उन्हीं में से एक सब्जेक्ट हमने अब्बास सर को नरेट किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा एज अ क्राइम थ्रिलर। तो कुछ बड़े एक्टर को अब्बास सर ने पिच किया है, और आई थिंक मैंने 2 महीने अब्बास सर जी हैं और सुनील वाधवा सर हैं, हम उनके साथ में एक फिल्म है जो प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं साथ में। और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे लकी सर की स्टोरीज हैं, और अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, एंड बिग लेवल के साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, और भी 2-3 प्रोजेक्ट हैं। तो वो आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा जी। मुझे जाने कि ये इस सब के बीच में ये अनकट यूट्यूब पॉडकास्ट का क्या कॉन्सेप्ट, ये किसका आया, कहाँ से माइंड चला, किसने ये आइडिया दिया था आप दोनों में? ओके, तो ये एक्चुअली क्या है कि मैंने फिल्म के साथ साथ और भी मैंने सोचा कि साइड में वेंचर्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको अगर मुंबई में रहना है तो आपको सर्वाइवल के लिए मल्टीपल ऐसे लाइक प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आपकी इनकम बनी रहे और आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहे काम करने के लिए। तो उस दौरान मैं ऐसी काफ़ी सारे पॉडकास्ट मैं देख रही थी और सुन रही थी, और प्लस उस टाइम पे लकी जी के जितने भी पॉडकास्ट वो कहीं पे भी जा रहे थे वो काफ़ी हिट हो रहे थे, और मेरा खुद का ऐसा काफ़ी मन था कि मैं खुद अपने पॉडकास्ट जो है स्टार्ट करूं मैं, या होस्ट करूं, या मैं कुछ अपना चैनल बनाऊं। तो उस दौरान क्या हुआ कि लकी सर को देख करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमको साथ में ये प्रोजेक्ट भी हमें साथ में करना चाहिए, और डेफिनेटली इसमें हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मैंने कहा कि और वैसे भी क्या हो रहा है कि अभी पॉडकास्ट इतने ज़्यादा हो गए कि आपको क्यों इम्पोर्टेंस देंगे या लोग आपको क्यों देखेंगे। सही बात है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा लेकर के आए जिसमें कुछ अनफिल्टर्ड हो, क्योंकि मैं भी कई बार अपने आप को जब देखती हूँ तो मुझसे बहुत चीज़ें ऐसे बना करके नहीं बोली जाती हैं, जो होता है वो रियल। तो मैं जितने भी रियलिटी शोज़ देखती हूँ उसमें कुछ भी रियल नहीं है। रियलिटी शोज़ का नाम रियलिटी शो है, बट उसमें कुछ भी रियल नहीं है। तो मैंने सोचा अगर मेरा पॉडकास्ट होगा या मैं चैनल ओपन करती हूँ तो उसमें कुछ रियल होना चाहिए, और वो रियल तो मतलब अगर लकी सर होस्ट करेंगे तो उनसे ज़्यादा रियल तो अभी मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि रियल पॉडकास्ट, अनकट पॉडकास्ट हम लॉन्च करते हैं जिसको होस्ट करेंगे लकी सर। ओके, अगर आप लोग के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है और आप लोग क्या एम रख रहे हो आने वाले टाइम के लिए? सर ये तो क्रिएटिव चीज़ है, लकी सर ही बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ सर। अभी मैंने आपको बोला कि मैंने एक क्राइम थ्रिलर लिखी है जिसको मैम प्रोड्यूस कर रही है, और मैंने आपको बोला अब्बास सर लोग हाँ, उसको वो डायरेक्ट तो कर 2 रहे हैं। प्रोजेक्ट इसके अलावा सर हम लोग एक आप लव स्टोरी भी बोल सकते हैं, उसको रिवेंज भी बोल सकते हैं, एक फिल्म है वो। और मैं एक बड़ी सीरीज, एक बिग सीरीज हमने लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर आप नार्कोस एंड ब्रेकिंग बर्ड एक ही में देखो सर। अच्छा। हमने एक सीरीज लिखी है, मैंने इज द बिग, मैंने उसको हमने एक्सेल में भी मैंने उसको सुना है, एक्सेल ने भी बोला इसको बहुत बड़ी पिक्चर है करके, इज द बिग वेब सीरीज। ओके। तो अभी जस्ट मैं इंडिया का पहला बॉम्ब, फर्स्ट बॉम्ब की सीरीज, आज तक शायद लॉक एंड हार्ट है, हार्ट एंड लॉक है, वर्ल्ड में एक ही बनी है बॉम्ब के ऊपर, आर्ट लॉकर एक ही बनी है। तो हमने नेटफ्लिक्स पर है शायद, जस्ट नेटफ्लिक्स को OTT नेटफ्लिक्स लेके आएगा। मैंने पहले बॉम्ब की सीरीज भी हम लोग कर रहे हैं सर, और इंडिया में पहला स्नैपर बनना चाहिए, पहला स्नैपर भी हमने लिखा है। तो विद इन 8-9 प्रोजेक्ट पर चीजें हैं, ये चीज चली। अच्छा, सर आपका एक प्रोजेक्ट है गब्बर सिंह नेगी पे भी, वो गब्बर सिंह नेगी पर सर मैं उसके राइट्स लेके आ गया था बहुत पहले ही। तो जब मैं यहाँ आया उससे पहले मैं इसके राइट्स लेके आ चुका हूँ सर। मैं बॉम्बे काम करने भी नहीं आया था, तो मैं उसकी फैमिली के पास गया था और उनकी फैमिली से मैं राइट्स लेके आया था, क्योंकि मुझे लगता था, मैंने कहा ना कि एक 16 साल का बच्चा जिसको दुनिया के सबसे बड़े ग्लैंटी अवार्ड मिला है, मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 16 साल की एज, मतलब आप सोच भी नहीं सकते 16 साल में कि उसने मजबूर कर दिया सर ब्रिटेन को
कि ब्रिटेन उसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड अवार्ड दे और विक्टोरिया क्रॉस मिला, तो मैं कहता हूँ उस बच्चे की कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो उसके राइट्स भी हमारे पास हैं सर। अच्छा, ये जो फिल्मों में एक था टाइगर की बात करें या जवान पठान में जिस तरह के स्पाई दिखाया जाता है, क्या रियल में ऐसी चीज़ें होती हैं? अरे सर ये तो जिन्होंने बनाई उन्हीं को पता होगा सर, है ना, जो जिन्होंने बनाई या जिसने लिखा वो मुझसे ज्यादा जानते होंगे, शायद मिल के आए होंगे सर कि ऐसी चीजें होती है। तो शायद अगर एक ही आदमी ये सब कुछ काम कर देता तो इतनी बड़ी एजेंसी की जरूरत ही नहीं थी ना सर, फिर तो एक ही आदमी जाता और सब कुछ करके आ जाता सर। अच्छा, जो ये इंडियन स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई का प्यार हो जाता है, हाँ, अगर रियल में ऐसा हो जाए तो गोली मार देंगे सर। अगर मुझे किसी पाकिस्तानी एजेंट से प्यार हो जाए तो सबसे पहले मेरी एजेंसी मुझे शूट आउट करेगी सर, क्या और करना भी चाहिए सर। अच्छा, कैसी बात कर रहे हो सर? फिर लक्की बिस्ट वैल्यू नहीं रखता है ना सर। फिर मेरे पीछे देश है सर, मेरे पीछे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। क्या एक लड़की के चक्कर में सर मैं अपने देश को खत्म करूंगा सर? क्या मेरे लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सर? ये तो पिक्चरों में अच्छा लगता है ना सर। वो तो आपने कहा कि कोई मिशन के लिए जैसे कि साथ में काम कर लेते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो, तो फिर प्यार क्यों होगा सर जी? आप मिशन कर रहे हो ना सर, जब आप मिशन कर रहे हो तो प्यार के लिए तो टाइम ही नहीं होगा। मिशन का टाइमिंग होता है सर, उसमें इतना ही टाइमिंग होगा कि आप सो पाओगे और नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी, तो प्यार के लिए वक्त ही नहीं होगा सर। जो रियल ग्राउंड पर अगर कोई भी मिशन होते हैं तो मिशन का इतना ही टाइम होता है, आप गए, ऑपरेशन किया, वापस करके आए, फिर प्यार के लिए वक्त नहीं है। स्पाई वर्ल्ड में कभी ऐसी कोई कहानी रही है इंडियन स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई वो का सब प्यार? पिक्चर में ही रहा है सर, एक था टाइगर में, रियल ग्राउंड में आज तक कभी नहीं है सर। जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी टाइम से हैं, तो किस तरह की आपकी जर्नी रही, अगर थोड़ा ऑडियंस को बता सके, आपने कहाँ काम किया है, किस तरह से स्टार्ट हुआ? और मैंने वैसे तो स्टार्ट मॉडलिंग से किया था जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे मॉडलिंग शोज़ करने के बाद, शो स्टॉपर बनने के बाद, शो मैनेजमेंट होने के बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई। और मुंबई आते ही फिर मुझे ऐसा लगा कि मॉडलिंग में तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपने छोटे से शहर में, बट अभी क्या करूँ, मॉडलिंग के आगे भी तो करियर है। तो फिर मैंने एक्टिंग सीखा। एक्टिंग मतलब पहले तो नहीं सीखी, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कैमरे के सामने जाने में कैसे आपको कैरेक्टर को पकड़ना है और कैसे आपको डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, तो फिर मैंने थिएटर क्लासेस शुरू की। और उस दौरान मैंने रक्षाबंधन, जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी बॉलीवुड की, अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिला, और वो मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उनसे मतलब आप बहुत छोटे से शहर से हो और उनको टीवी में देख रहे हो, और आप अचानक से मतलब मुंबई आते हो, फिर वहाँ पे आपको काम करने का मौका अक्षय सर जैसे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो एक अपने आप में ऐसा लगता है कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो। तो मोटिवेशन कहीं और से नहीं, आपको अपने अंदर से ऐसे लेनी पड़ती है। फिर मैंने ब्रीथ वेब सीरीज़ की, जिसमें मैंने एक रिपोर्टर का रोल किया था। अपोजिट मैं अभिषेक बच्चन सर के साथ थी। और फिर मैंने डेब्यू जो है मेरी साउथ फिल्म से किया, तो जिसमें मैंने लीड फिल्म एज अ लीड मैंने वहाँ पर अपना कैरेक्टर निभाया। फिल्म का नाम क्या बता सकते हैं? इट्स अ प्रेमा गीमा थस्सा दिया। ओके। तो तो मतलब ये मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी। हमने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप कहते हो कि आप एक स्टार के पास जाते हो और वो आपको स्क्रिप्ट चेंज करने को कहता है, तो ऐसे लोगों से जो मुलाकात हो रही है, देखो कैसे टैकल? तो मैं शायद ही कोई रहा होगा, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई डायरेक्टर जिनके साथ नहीं मिला सर। ऑलरेडी हमारा, मैंने आपको बोला कि 8 प्रोजेक्ट वैसे ही लॉक है। क्या होता है सर, देखो कि गया में एक अपने अच्छे मित्र भी हैं, वो बढ़िया मित्र भी है। तो यार देखो, हर आदमी यहाँ क्या है इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ इंडस्ट्री की मैं आपको सही रियलिटी बताता हूँ सर, कि हर आदमी चाहता है उसको स्क्रीन टाइम उसी को मिले। अगर यहाँ 2 स्टार भी होंगे ना सर, 2 सगे भाई भी होंगे, तो एक भाई चाहेगा भाई मैं ही हीरो दिखूं। ये इंडस्ट्री वैसी है सर। तो सेम एक स्टार को मैंने कहानी सुनाई, बहुत ही बढ़िया लगी उसको, जबकि मैं चाह रहा था उनको कि एक नेगेटिव कैरेक्टर में डालना बड़े स्टार को। तो बोले यार आए, बोले लक्की यार एक काम कर दे, कहानी बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ सर। बोला जो कहानी का जो ये है ना लड़का, इसको हटा दे। मैं समझा नहीं, मैंने कहा किसको हटाना सर? अब कहानी का मेन लीड है यार, एक सपोज करो एक मेन लीड है और एक विलन है, तो जो विलन कैरेक्टर है बड़े स्टार, तो वो बोलते हैं यार इसको हटा दे। और मैंने कहा सर ये तो मेरा हीरो है। तो बोला मैं भी तो हूँ। तो मैंने कहा सर ये तो किलिंग, बोला ये सब मैं मारूंगा। अरे मैंने कहा यार बताओ। तो ये इंडस्ट्री का हिसाब है सर। यहाँ पता है क्या है, यहाँ पर आपको जो आज क्यों हमारी इंडस्ट्री डाउन हो रही है सर, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एक एजेंट आ गया, एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट आएगा, क्या स्क्रिप्ट लिखेगा? मैं बोलूंगा भाई हम 1A4 का पन्ना आता है ना, उसमें ऐसी कहानी लिखते हैं कि कोई देश नहीं पकड़ पाता यार। हम एक A4 में बना लेते हैं पूरी की पूरी कहानी, और ऐसे कैरेक्टर तैयार करते हैं कि उस देश की पूरी एजेंसी लग जाती है, उन कैरेक्टर को नहीं पकड़ पाएगी। आप तो 110 पन्नों का स्क्रीन प्ले बोल रहे हो यार, जो भी हम 10 बारी सही गलत करते हैं। क्यों? आप एसी कमरे में बैठकर, स्टारबक्स पर बैठकर बोलते हो कि बलोच के अंदर ये चल रहा है, ISI ऐसे काम करती है, फिर गूगल को सर्च करते हो, तो क्या कहानियां बनेंगी सर आपकी? क्यों पहले कहानियां हिट होती थी सर? अगर आप पहले चले जाओ, आज आप मुझे एक पिक्चर बता दो जिसको देखने के बाद आप कहोगे यार कि मैं 10 मिनट जिस पिक्चर को दोबारा देखता हूं,
कोई भी एक पिक्चर बोल दो आप, क्या आप दोबारा देख लोगे सर? पठान, जवान सारी जो चल रही है वापस से, झेल नहीं पाओगे सर जी। राजी देखी आपने? देखिए सर, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी है ना सर, आपको प्यार हो जाएगा चीजों से। राइट। आपको मतलब आपको पुरानी पिक्चर जो बनी थी सर, आप देखो, मैं क्या, आप बाजीगर देख लो सर, अभी रास्ते में लगी होगी, एक बार आप रुक जाओगे सर, आपको नेगेटिव आदमी से प्यार हो जाएगा सर। मैं उसको नेगेटिव भी नहीं बोलूंगा, ग्रे शेड के एक्टर से आपको प्यार हो जाएगा। तो आज वो क्यों नहीं बन रहा सिनेमा? आज सिनेमा नहीं, आज सीन है सर। 10-10 मिनट के सीन को जोड़ दिया जाता है, पिक्चर बना दी जाती है सर। और एक जो अच्छे राइटर्स होंगे सर, वो कहानियों को लिखते हैं, 1-1 साल तक लिखते हैं, जो अपनी जिस कहानी से आज जो बड़े बड़े स्टार बने हैं ना सर, वो किसी राइटर के डायलॉग से ही बने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो हैं जो बड़े बड़े सुपरस्टार बने, जिनके ऊपर बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जाते हैं, वो किसी राइटर ने लिखे हैं सर, जिसको लोग जानते भी नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट पिक्चर के राइटर को नहीं जानते होंगे सर आप, जिसने वो डायलॉग लिखे। एक आदमी 2 साल तक लिखता है, एक एक्टर आता है, बोलता है इसको चेंज कर दे, वो 5 मिनट में बोलता है चेंज कर दे। भाई जिसने 1-1.5 साल तक लिखा और तू बोल रहा 5 मिनट में चेंज कर दे, तो तू ही लिख लेना यार भाई। तो आपकी जो आपकी स्क्रिप्ट थी जिसको स्टार ने कहा है चेंज करने के लिए, हमने कहा स्टार चेंज सर, कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा स्टार चेंज। ठीक है, बन रही है ना? अरे सर क्यों नहीं बनेगी? नहीं, हम देखना डेफिनेटली सर। हाँ, क्योंकि ये कटेगी। आपको एक चीज और बताता हूँ, जब वो उसका पोस्टर या आएगा, एक कहानी और बताता हूँ। हाँ। मैंने एक फिल्म लिखी सर, मैंने लिखा स्पाई वर्ल्ड। मुझे लगा कि यार स्पाई वर्ल्ड बनना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ, मैं आंखें से देख रहा हूँ सर, इंडिया के अंदर भी देखा, बाहर का स्पाई भी देखा, अली कोयल की स्पाई भी देखी, तो मुझे लगा कि यार इंडिया में एक स्पाई वर्ल्ड बनना चाहिए। भाई बड़े बड़े डायरेक्टरों को उसका नरेशन दिया, हर जगह से एक ही चीज है, समझ में नहीं आ पा रही सर, क्योंकि आपको स्पाई वर्ल्ड समझने के लिए आईक्यू भी लाना पड़ेगा सर जी। ठीक है, अब आपको अगर आप दूसरी पिक्चरों से हटकर आप रियल स्पाई वर्ल्ड समझ रहे हो, तो थोड़ा तो आईक्यू लाना पड़ेगा, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। यार मुझे लगा यार कि साला मैं ही तो गलत नहीं हूं। चलो, एक डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रही, दूसरे को समझ में नहीं आ रही, तीसरे को समझ में नहीं आ रही, चौथे को समझ में नहीं आ रही, क्या हो सकता है कि यार मैंने ही तो गलती नहीं कर रखी है, कि ज्यादा ही मतलब ट्विस्ट तो नहीं हो रहे। तो मेरी जो बुक है ना सर, जो रॉ हिटमैन 1 एंड रॉ हिटमैन 2 है, वो पैरामाउंट ने पब्लिश करी है। मेरी दोनों जो मेरे ऊपर जो बुक लिखी है सुसैन जैदी ने, तो मेरे उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं पैरामाउंट के साथ। तो मैंने उनको एक मेल किया, मैंने कहा सर मैं एक बुक पब्लिश करना चाहता हूं। तो बोले लक्की जी किसकी स्टोरी है? मैंने कहा सर फिक्शन है, स्पाई वर्ल्ड है। तो उन्होंने तो मेरी लाइफ पर, रियल वर्ल्ड पर था, नॉन फिक्शन मेरी लाइफ पर थी। तो वो बोले यार लक्की जी यार फिक्शन है और स्पाई वर्ल्ड है। बोला फिक्शन में तो हम सिर्फ बॉन्ड करते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी उन्हीं की है ना सर, पैरामाउंट की ही है। बोला हम फिक्शन में स्पाई वर्ल्ड नहीं करते हैं पब्लिश, हम सिर्फ बॉन्ड की ही सीरीज को पब्लिश करते हैं बुक पर, इसके अलावा नहीं करते। अगर नॉन फिक्शन किसी स्पाई की स्टोरी है तो आप कभी भी भेज दो। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले एक काम कर दो लकी जी, वैसे भेज तो दो, कैसा लिखा हम तो चेक कर लें, एक नॉवल पिच कर दो। मैंने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा था सर, फिर उसको मैं नॉवल पिच किया, उसको मैंने उसको नॉवल में कन्वर्ट किया और मैंने पैरामाउंट को मेल किया। 7 दिन में उनका रिस्पॉन्स आया सर कि इस बुक को हम पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि बॉलीवुड में 3 साल तक पिक्चर नहीं बनेगी। अच्छा। दूसरी मैंने उसी डायरेक्टर को फोन किया जो अपने दोस्त लोग थे। तो मैंने कहा सर एक को पिक्चर समझ में आ गई। बोला किसको? बोला उनको, जिसको समझना था वो समझ गए सर। सही कह रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि 4 चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही तो उस दिन मुझे 4 चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही तो गलत है, ऐसा नहीं है। जिसको समझना होगा समझ लेगा सर। तो यहां पर यही जो मैंने किया वो यहां पर यही है सर। आप मुझे एक चीज बताओ ना सर, कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, एक राइटर ने लिखी, इसको देखो मैं किसी का वो नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कि किसी का आईक्यू लेवल आइंस्टाइन से भी ज्यादा हो, चलो 169 लेके बैठा हो कोई, हो सकता हो, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट। एक 20-22-25 साल का लड़का बैठा हुआ है, 22-23 साल की लड़की बैठी हुई है, वो डिसाइड करती है कि स्क्रिप्ट सही है। यार तूने कितनी स्क्रिप्ट लिखी है यार, चल अगर तूने एक पिक्चर तो लिखकर तो दिखा दे पहले। तुम डिसाइड करते हो ये कहानी सही है, ये कहानी गलत है। गलतियां निकालनी बहुत ईजी है, पहले करके तो देख लो एक बारी। सेम बॉलीवुड का वही हाल सर, एक 22-25 साल का लड़का बैठा हुआ है कोऑर्डिनेटर, वो डिसाइड करता है तू इस कैरेक्टर में सही नहीं है, और तू डिसाइड करेगा यार कैरेक्टर एक्टर सही है नहीं है। चलो तू गांव से हीरो बनने आया था यहाँ, तुझे एक्टिंग में चांस नहीं मिला, तू कोऑर्डिनेटिंग में घुसा और कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। तेरा जीवन का आज भी सपना यही है मैं हीरो बनूं, और तू उन एक्टरों को बोलता है कि तू फिट नहीं है, जो एक्टर बेचारे दिन रात थिएटर कर रहे हैं। तो ये हाल हो रहा है सर। एक चीज मैं समझ रहा हूँ, आप गलवान घाटी पे भी फिल्म बनी है, आप पोस्टर आया है सलमान खान का, देखा आपने? हाँ देखा सर, मैंने देखा। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसे जस्टिफाई लग रहा है आपको? सर देखो कि कल ही हम बैठे हुए थे, कल नेटफ्लिक्स में बैठा था मैं, कल वहीं मेरा डिस्कशन था नेटफ्लिक्स में। एक टीजर आया अभी 2-3 दिन पहले ही, धुरंधर। हाँ वो भी मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है,
मुझे कोई वो नहीं है कि पिक्चर अच्छी है, चीज़ है, बहुत टाइम के बाद एक स्पाई मूवी में देख रहा हूँ, उसमें एक चीज़ लिखा तो मैं उसको दोबारा देखा सर, उसमें लिखा इंस्पायर बाय ट्रू इवेंट या रियल इवेंट बेस्ड कुछ लिखा हुआ है उसके टीजर में, एक्यूरेट आप देखोगे सर। आप कहते हो कि ये रियल इवेंट पर बेस्ड है, अरे यार एक कौन सा ऐसा स्पाई है जिसने पाकिस्तान की धरती में आदमी को रोड पर घसीट के लेके जा रहा है। आप एक स्पाई वर्ल्ड बना रहे हो, लेकिन मैं भी सोचा यार कि साला मेरे सीनियर से लेकर जब से मतलब मैं पुराना 1971 से सारे स्पाई को अपने दिमाग में घुमा लिया। मैंने कहा कौन सा स्पाई था यार जिसने पाकिस्तान में जिप्सी के पीछे आदमी को लेकर दौड़ा रहा है करके। या तो तुम इसको रियल मत डालो ना यार, तुम तो रियल से विश्वास उठा दे रहे हो फिर लोगों का। मेरी बात समझ रहे सर? मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, फिर मैं उसको कैसे देखूं सर? उस पिक्चर को मैं देखूंगा कैसे? राइट, या तो मैं उसको सिर्फ सिनेमा के लिए देखूं या रियल की चीज के लिए देखूं सर? तो दोनों में फर्क है ना सर। तो लोगों के अंदर क्या हो गया सर, लोगों को लगता है कि मैं रियल भी दिखाऊंगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। ऐसा नहीं है सर। हमारी इंडस्ट्री क्या है, थोड़ी तो भेड़चाल भी चल रही है सर। एक पिक्चर हिट हो गई जिसमें मार काट है तो सब में ही मार काट चलो जब तक सुपर डुपर फ्लॉप ना हो जाए। थैंक यू सो मच आने के लिए और आपके फ्यूचर प्रोसेस के लिए बहुत थैंक यू सर, थैंक यू so much, ऑल sir. द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you.